गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज क्या बंद है क्या? ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? बैटरी कहाँ है यार? हेलो, गुड मॉर्निंग। टैंगो चार्ली 1 2 3, टैंगो चार्ली 1 2 3। हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है, अब आ रही है आवाज। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है बेटे? पेपर पेपर दे दिया? कैसा था पेपर? मजा आया? ठीक है। हाँ बेटे, सजेस्टेड आंसर नहीं आया क्या? पेपर कितने बजे अपलोड हुआ था? मैंने 11 ही बजे बोला था ना पेपर। और सजेस्टेड आंसर नहीं आया? अच्छा, क्लास के बाद याद दिलाना, 1 मिनट। सजेस्टेड आंसर के लिए एक बार क्लास के बाद याद दिला देना। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बेटे गुड मॉर्निंग, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। शुरू करें। आज का नया टॉपिक था आपका डेप्रिसिएशन। चालू करूं क्या? पक्का? आंसर नहीं आए लेकिन कोई बात नहीं बेटे, क्लास के बाद एक बार याद दिला देना, ठीक है? ऐसा क्यों हुआ है, आंसर क्यों नहीं आया, एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है? वॉल्यूम थोड़ा अप कर दीजिए बेटे। भयंकर वॉल्यूम अप है, क्या बताऊं मैं नीरज? भयंकर। इससे ज्यादा वॉल्यूम अप करूंगा तो ये ना हो कि एक आध ग्लास वास टूट जाए यहाँ का छनछना के एकदम। ठीक है, इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ाया जा सकता बेटे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके? यस सर, ओके। चलो फिर आगे चलें जल्दी से। आज का लेक्चर कौन सा है सर? आज का लेक्चर है हमारा कौन सा यार? डेप्रिसिएशन है ना। लो, नया टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं एक बार के लिए, कौन कौन से एग्जाम में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि नहीं इसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना? इसको छोड़ा नहीं जा सकता। मई 2018 में कोई क्वेश्चन नहीं आया इस चैप्टर में से। नवंबर 2018 में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन था थ्योरेटिकल ट्रू एंड फॉल्स वाला 2 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन था प्रैक्टिकल 4 मार्क्स के लिए। मई 2019 में एक ही क्वेश्चन आया, एकदम फाट, 10 नंबर का, कहानी खत्म। नवंबर 2019 में फिर एक 4 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन आया था। नवंबर 2020 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। जनवरी 2021 में 11 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसमें डेफिनेशन मांगी गई थी अमोर्टाइजेशन की, और एक 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था। जुलाई 2021 में एक छोटा सा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया। दिसंबर 2021 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया। मई 2022 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया। और सर पिछले अटेम्प्ट के अंदर क्या हुआ था? पिछले अटेम्प्ट के अंदर एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स के लिए, ठीक? ये कुल मिला के हमारा स्ट्रक्चर है, यानी ऑन एन एवरेज अभी के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएगा, 5 मार्क्स आपको देके जाएगा। जैसे आपने 11th क्लास में बचपन में डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट वगैरह बनाया होगा ना, उनका क्वेश्चन आना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी उस टाइप के क्वेश्चन की कमी होती है। नॉर्मली क्वेश्चन जो अब आते हैं या ऐसे आ सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन एक पर्टिकुलर ईयर का आपको डेटा दे रखा होगा, और उसी के आपको क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करने कहा जाएगा, या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करने कहा जाएगा। नोट्स आप लोगों ने निकाल लिए बेटे? डाउनलोड प्रिंट आउट जो भी आपको ठीक लगे कर लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लास्ट के 2 क्वेश्चन देखें आप। सभी ने अगर नोट्स को डाउनलोड कर लिया होगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लास्ट के 2 क्वेश्चन देखें आप। मिल गए बेटे?
मैं ही दिखाऊं? मिले नहीं मिले? प्रैक्टिस क्वेश्चन के लास्ट के 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है नवंबर 2022 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब 4 मार्क्स में आप देख ही सकते हो कि बेटे आपसे कितनी हमाली करवाई गई है। इतना काम करो, मशीनरी अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो और पूरा मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना था। नवंबर 2022 का पेपर है। उसके बाद बेटे एक मई 2022 का भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन था 10 मार्क्स का। इसमें प्रॉपर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी मांगी गई थी, कैलकुलेशन भी अच्छे खासे थे। तो अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि सर इस चैप्टर में इनपुट आउटपुट रेशो कैसा है, तो मैं कहूँगा इनपुट आउटपुट रेशो ठीक ठाक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपके फेवर में जाता है कि कम समय मिलेगा और कम टाइम में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ से कुछ समय बचा लेंगे आप, तो आपको दूसरे क्वेश्चन में हेल्प कर देगा। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता आपको। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकते कि ये चैप्टर जरूरत से ज्यादा का टाइम खा जाएगा आपका, जैसे कि अक्सर होता है कि इसमें फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन आता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा समय लेता है वो। हमारे स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए 15 मिनट्स का और वो ले लेता है लगभग 20 मिनट्स के आसपास। वैसे ये क्वेश्चन आता है आपका एनपीओ का, वो भी स्टैंडर्ड से ज्यादा समय ले लेता है। 15 मिनट्स लगने चाहिए लेकिन लगभग 20 मिनट्स के आसपास वो ले लेता है। तो ऐसे 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनका इनपुट आउटपुट रेशो बहुत ही बेकार है। ठीक, अब पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप सबसे घटिया है इसका इनपुट आउटपुट रेशो, क्योंकि इसके अंदर 5 चैप्टर आ जाते हैं छोटे छोटे करके और आता सिर्फ एक 10 नंबर का क्वेश्चन है। पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाता है, मर जाता है, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। चालू तो हो जाता है पार्टनरशिप लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता वो। उसके अंदर इनपुट आउटपुट रेशो बहुत ही बेकार है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं कहूँ डेप्रिसिएशन के साथ में, तो इनपुट आउटपुट रेशियो एट पार चलता है। एट पार का मतलब अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आया है, स्टैंडर्ड टाइम 15 मिनट्स लगना चाहिए, तो लगभग 15 मिनट्स के आसपास आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आ जाएगा। उतनी ही आपको लेबर भी करनी है, उतना ही आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, लेकिन काम आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे चलूं मैं? तो ऑन एन एवरेज आप इस चैप्टर में से सिर्फ 5 मार्क्स की उम्मीद करके चलें। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो समझ जाना किस्मत अच्छी है तुम्हारी। ठीक, बढ़ूं आगे। सबसे पहले, हालांकि कोई यहाँ पर ऐसा कोई चैप्टर आया तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी सबसे पहले मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट? बताओ बेटे। डेप्रिसिएशन लगाना है तो डेफिनेटली किस पे लगेगा? फिक्स्ड एसेट्स पे लगेगा। ठीक है, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? एसेट जो हमारे पास में है, जिसको हम लॉन्ग टर्म पर्पज से यूटिलाइज करने वाले हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है ना? तो यहाँ पर बेटे फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन शुरू होती है। फिक्स्ड एसेट्स आर द टेंजिबल आइटम। अब जैसे इन्होंने अपनी डेफिनेशन में लिख दिया टेंजिबल आइटम, इसका मतलब सारी इंटेंजिबल एसेट पिक्चर में से बाहर हो गई। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट और वेबसाइट और सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन और ये और वो फलाना इमका डिमका, जितनी भी इंटेंजिबल एसेट हैं, पहले तो बेटे वो फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन से बाहर। इतना ठीक है? आगे चले। फिक्स्ड एसेट्स का नया नाम आ गया आजकल, वो भी कौन सा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो जब भी डेफिनेशन आप शुरू करेंगे तो डेफिनेशन कहां से शुरू होनी चाहिए? फिक्स्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आर द टेंजिबल आइटम्स, ठीक, विच आर हेल्ड फॉर यूज, जिसको आपने अपने पास में रखा है। क्यों रखा है? यहाँ पे 2 तरीके से इसके पर्पस देखे जाते हैं।
आपने पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपने फिक्स्ड एसेट्स को अपने पास में क्यों रखा है। तो हमने फिक्स्ड एसेट्स को रखा है या तो गुड्स के प्रोडक्शन के लिए, या तो गुड्स की डिलीवरी या सर्विसेज की डिलीवरी के लिए, क्योंकि सर्विसेज का प्रोडक्शन तो होता नहीं है, आप सर्विसेज की क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं। तो व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स आर द टेंजिबल आइटम व्हिच इज हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो फिर दूसरों को किराए पे देने के लिए ताकि रेंटल इनकम आ सके, या तो फिर आप इसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में यूज कर सकें। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन किससे, पहला पार्ट इससे किससे रिलेटेड है, यूज से रिलेटेड है। तो फिक्स्ड एसेट्स आर द टेंजिबल आइटम व्हिच आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड फॉर रेंटल पर्पस, थर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इसके बाद दूसरा एसेंशियल क्राइटेरिया इसके अंदर होता है कि ये एसेट्स आपने शॉर्ट टर्म पर्पस में यूज करने के लिए रखी है, लॉन्ग टर्म पर्पस तक। तो यहां पर लॉन्ग टर्म पर्पस का भी होना जरूरी है, इसलिए इन्होंने डेफिनेशन में लिख दिया आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ। ठीक है ना, मोर देन द पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो हर वो फिक्स्ड एसेट, धोखे से ही बेटे इस चैप्टर के लिए इनटेंजिबल एसेट को काउंट मत कर लेना, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है आपका, डेप्रिसिएशन। अक्सर आपको 3 वर्ड सुनने को मिलेंगे, एक होगा डेप्रिसिएशन, एक होगा अमोर्टाइजेशन, ठीक है ना, और एक होगा डिप्लीशन। कौन कौन से 3 वर्ड है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है तीनों में। लेकिन थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो अगर आप फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन भी ये पड़ी होगी, इट इज द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो अगर आप अपने फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए कोई मेथड यूज करते हैं तो नॉर्मली हम लोग उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को अगर इस सेंस में डिफाइन करना है तो कहा जा सकता है डेप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। वहीं अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं तो फिर उसको हम लोग कहते हैं अमोर्टाइजेशन। वैसे ही अगर आपके पास में कोई नेचुरल एसेट्स है तो नेचुरल एसेट्स की वैल्यू को जब आप डिक्रीज करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहने लगते हैं, डिप्लीशन। नेचुरल एसेट्स का मतलब क्वेरीज, माइंस, ये सब जो होती है ना, दीज आर ऑल द नेचुरल एसेट। फॉरेस्ट वगैरह ये सब नेचुरल एसेट के अंदर में आते हैं, और जब आप इनकी वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन। तो डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, amortization is related to intangible fixed assets, and depletion is related to return of decrease in the value of natural asset, ऐसा आप कह सकते हैं। So that is the definition of fixed assets। अभी हमने सिर्फ fixed assets की बात करी है, आगे चलूं मैं। fixed assets के बाद में अगर देखा जाए तो बात आती है depreciation की। What is the meaning of depreciation? अरे depreciation का मतलब क्या है, बोलो जल्दी। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है ना, धोखे से ऐसा लिख मत देना वहां पर, ठीक है। आगे चलूं मैं। हाँ, थ्योरेटिकल डेफिनेशन मत, आपका मीनिंग गलत नहीं है, मीनिंग एकदम सही है, मैं उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन थ्योरेटिकल इसको दूसरे तरीके से लिखा जाता है। थ्योरेटिकली क्या लिखा जाता है, तो आपकी जो फिक्स्ड एसेट, आप सोच के देखो एक मिनट के लिए, डेप्रिसिएशन के केस में मान लो आपने 1 लाख रुपए की कोई एसेट खरीदी, स्क्रैप वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं निल है, और इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल की। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओ, हर साल कितना लगेगा, 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, निल, तो माइनस करने के लिए कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना हो गया, 5 साल। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, 20,000। हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, 20,000 का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। मानते हो इस बात को कि कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, चलेगा ना। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो इसका मतलब आप ये कर रहे हैं कि आपने 1 लाख रुपए की जो एसेट खरीदी है वो भी तो आपकी कॉस्ट है, वो भी तो खर्चा ही है ना कुल मिला के। ऐसा तो है नहीं कि वो इनकम है। आपने एक एसेट खरीदी होगी, 1 लाख रुपए सामने वाले को दिए होंगे, तब तो आपके पास में आपकी एसेट आई होगी। तो आप 1 लाख रुपए का जो खर्चा है इसको 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर रहे हैं, यही बात होती है। तो आपने कुल मिला के तो ये किया ना कि आपने 1 लाख रुपए के खर्चे को 5 साल में एलोकेट कर दिया, 5 साल में बांट दिया, और बांटने को हम लोगों ने क्या कह दिया, डेप्रिसिएशन कह दिया। तो असल में डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन को इस तरीके से देखा जाता है कि जो आपकी एसेट का अमाउंट है, आपकी फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है, उस फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को किस तरीके से उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ के बीच में एलोकेट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अपोर्शन किया जाएगा, बांटा जाएगा। सो डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपकी जो एसेट की फिक्स्ड कॉस्ट है उसको आप एलोकेट करते हैं ड्यूरिंग द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द ईयर। यही कायदे से देखा जाए तो आपके मॉड्यूल की डेफिनेशन भी है, और यही डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी लिखी हुई है। तो डेप्रिसिएशन को अब अगर देखना है तो इस सेंस में देखना जरूरी है, द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एलोकेटेड एज एन एक्सपेंस। क्योंकि हर साल जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन का खर्चा कहां भेजेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इससे लिखा हुआ एलोकेटेड एज एन एक्सपेंस इन ईच ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इन विच एसेट इज यूटिलाइज्ड। जिस साल आप अपनी एसेट को यूटिलाइज करेंगे
टू द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। एक बार और बेटे डेफिनेशन को डिटेल में समझा देता हूं मैं, सुनो। मान लेते हो कोई मशीन खरीदी आपने 5 लाख रुपीस की, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल, क्या करोगे इसको डेप्रिसिएशन लगाना, कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे, आगे पीछे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे 1 लाख रुपए, क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ तो किसको फॉलो करके चलोगे आप, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाना चाहिए, 1 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन हो जाना चाहिए। ये लो बेटे 1 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन आपका हर साल का आ गया। एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितने साल की है, 5 साल की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। 1 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर होगा, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करवाओगे, डेबिट। फिर 1 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 1 लाख का डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फोर्थ ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड एट लास्ट 1 लाख का डेप्रिसिएशन कहां ट्रांसफर करोगे आप, फिफ्थ ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, खर्चे के नाम पे दिखाओगे और एसेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ऐसी काम करोगे ना, तो ऐसा नहीं लग रहा कुल मिला के आपने 5 लाख रुपए की कॉस्ट को 5 साल में डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस डिवाइडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इतना समझ में आया, पक्का। अब सवाल ये है कि सर हमने डेप्रिसिएशन लगाना क्यों, व्हाट आर द रीजन फॉर द चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसके अंदर पहला रीजन होता है नॉर्मल वियर एंड टियर। जब भी आप कोई एसेट खरीदते हैं तो डेफिनेटली आप उसको यूज करेंगे, जैसे जैसे यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी एस्टिमेटेड उसकी वैल्यू वैसे भी कम होती है, रियल वैल्यू तो कम हो जाएगी। अब बेटे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, अच्छा खासा महंगा प्रोजेक्टर है, 70-80 हजार के आसपास का प्रोजेक्टर है, लाइफ कितनी है इसकी, सिर्फ 3 साल। 3 साल के बाद इसका जो लेंस है वो काला पड़ जाएगा। आप अगर लेंस बदलवाने भी जाओगे तो कम से कम उसका लेंस बदलवाने का खर्चा 20,000 रुपए का, और उसके बाद भी वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी जो क्लैरिटी अभी तुमको दिख रही है। तो अल्टीमेटली इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 3 साल की। 3 साल बाद तो वैसे भी सत्यानाश हो ही जाना है उसने पूरा का पूरा। तो ये है अफसर अगर मान लो 3 साल तक यूज ही नहीं करेंगे तब, हाँ तब तो उसका लेंस खराब नहीं होगा, जितना ज्यादा आप यूज करोगे लेंस उतना ज्यादा खराब होगा। तब 3 साल तक आपने यूज ही नहीं किया तब तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप यूज करते चले जाएंगे वैसे वैसे नॉर्मल, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल वियर एंड टियर। तो पहला तो रीजन हो गया नॉर्मल वियर और टियर। दूसरा होता है फ्लक्शन ऑफ टाइम। एफ्लेक्शन ऑफ टाइम का मतलब कई बार क्या हमेशा ऐसा भी होता है कि एसेट अगर पड़ी रहे आप उसको यूज भी मत करो। सोच के देखो, आपने कार खरीदी, बढ़िया 50 लाख रुपए की कार खरीदी, कार आपके घर में डिलीवर हुई, आपने बढ़िया प्यार से कार को रखने के लिए एक गैरेज बनवाया, गैरेज में भी आपने कार को ले जाके रखा, पूरा अच्छे से प्रॉपर रैप करके, इसको जैसे होता है ना पॉलिथीन रैप करके कोई प्रोडक्ट आता है, पॉलिथीन रैप करके आपने पूरी कार को रख दिया। और कहीं टेम्परेचर के कारण कार खराब ना हो जाए तो आपने एसी भी लगा दिया, 24 घंटे एसी भी चल रहा है, कुछ नहीं हुआ कार को, एक धूल का कतरा भी नहीं है उसके ऊपर। 5 साल बाद बेचने जाओगे तो 50 लाख में बिक जाएगी क्या? हाँ तो फिर सर यहाँ तो यूटिलाइज ही नहीं किया, फिर भी तो मार्केट वैल्यू खत्म हो गई ना उसकी। इसको कहते हैं फ्लक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतेगा एसेट की वैल्यू ऐसे ही, रियल वैल्यू खत्म हो या ना हो, मार्केट वैल्यू तो खत्म हो जाएगी उसकी। इसको कहते हैं हम लोग फ्लक्शन ऑफ टाइम। तीसरा रीजन होता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का सीधा सीधा मतलब है आउटडेटेड होने से। एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स ऐसे कुछ फोन आया ना, कुछ 1.5 लाख रुपए के आसपास का, एप्पल 11 की मतलब कि आईफोन 11 की क्या वैल्यू रह गई होगी, कहानी खत्म। 12 की क्या वैल्यू रह गई होगी, कहानी खत्म। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आएगा तो पुराने मॉडल की वैल्यू तो वैसे ही आउटडेटेड होने वाली है। और ये अक्सर होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के साथ में, मोस्ट ऑफ द केसेस देखा जाए तो ये किसके साथ होता है, अक्सर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ में होता है कि जब भी कोई नया मॉडल मार्केट के अंदर आता है तो पुराने मॉडल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉर्मली आउटडेटेड हो जाते हैं, और आउटडेटेड होने के कारण उनकी मार्केट वैल्यू एकदम से सडनली ड्रॉप डाउन होती है। तो ये भी एक रीजन होता है कि आपकी एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो रही है, एंड दिस फैक्ट इज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज वेल। भाई जब मार्केट वैल्यू गिर रही है तो आपकी अकाउंट की बुक में भी तो एसेट की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इसलिए बेटे एक रीजन और हो जाता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का सीधा सीधा मतलब किससे है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से। जब भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई टेक्नोलॉजी के कारण आपकी एसेट की वैल्यू खत्म होनी है, पुरानी मॉडल की एसेट की वैल्यू खत्म होनी है, ये फॉर श्योर है। इसके बाद एक रीजन होता है कि कई बार अचानक एसेट की मार्केट वैल्यू ही डिक्रीज हो जाए। कोई प्रोडक्ट आया, अब ना तो उसको आपने चलो यूटिलाइज नहीं किया, वियर एंड टियर का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ तो फ्लक्शन ऑफ टाइम का भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई नया मॉडल भी नहीं आया तब तो। लेकिन कई बार अचानक कुछ मार्केट के एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एसेट की वैल्यू को खत्म कर देते हैं, या कई बार कुछ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाती है जो उस एसेट को यूज करने पे रेस्ट्रिक्शन लगा देती हैं। मान लो आपने कोई मशीन खरीदी, कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिक्लेरेशन आ गया, एक नोटिफिकेशन आ गया कि इस मशीन को आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट इज मच मोर हजार्डियस फॉर द एनवायरमेंट। लो बेटे खत्म हो गई आपकी, अब यूज ही नहीं कर सकते तो क्या करोगे आप, कहानी खत्म हो गई। और सरकार से लड़ने तो जाओगे नहीं, ऐसा थोड़े ना होता। 50 लाख रुपए की एसेट खरीदी थी, यूरोप से बुलवाई थी, अब तुम कह रहे हो यूज मत करो,
सरकार बोलेगी देखो नहीं करना है मतलब नहीं करना है, कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना, ज्यादा हल्ला मत करो। आगे चले। इसके बाद एक रीजन और भी होता, अब डिप्लीशन का मतलब ये रीजन की बात कह सकते हो कि अगर मान लो आपने कोई माइंस ली है, कोई क्वेरीज वगैरह ली है, तो जैसे जैसे आप उसमें से आउटपुट निकालते जाओगे या माइंस को खोद खोद के उसमें से कोयला सोना चांदी जो भी निकालना है वो निकालते जाओगे, तो जितना ज्यादा आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करते जाओगे माइंस की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम होती चली जाएगी। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट रीजन व्हाई शुड चार्ज द डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आगे चले। तो पहला हो गया। यहां से अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करो तो पहला इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन कौन सा हो गया बेटा, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स आर टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फॉर रेंटल पर्पस और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। लेकिन एक कंडीशन और भी है, कौन सी, इट कुड बी यूटिलाइज फॉर मोर देन 12 मंथ। और दोनों कंडीशन के बीच में ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है बेटे, यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। एंड ऑपरेटर का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ओनली देन दैट पर्टिकुलर आइटम विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरी डेफिनेशन किसकी थी बेटे, डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, ठीक है, रियल टाइम के हिसाब से ठीक है। डेप्रिसिएशन इज द डिग्री ऑफ द रिडक्शन इन द फिक्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ये जनरल पैरेलेंस के लिए ठीक है, लेकिन एक अकाउंटेंट को क्या समझ में आता है, अकाउंटेंट कहता है तुमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी है, कॉस्ट खर्चा करिए, इस कॉस्ट को उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ में खर्चे के नाम पे हम कैसे कैसे बांटेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज व्हाट, amount or the value of fixed assets allocated as an expense in each of the accounting period in which it is to be utilized to the respective accounting period is called the depreciation। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगली इंपॉर्टेंट थ्योरी की, तो एक ही अगर कोई क्वेश्चन आना है 4 मार्क्स का, तो या तो डेफिनेशन आ जाएगी आपकी 2 मार्क्स के लिए किसकी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, या तो डेफिनेशन आ जाएगी आपकी डेप्रिसिएशन की, या तो फिर आ जाएगा व्हाट आर द रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आगे चलें। तो रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन में पहला रीजन क्या निकला था, नॉर्मल वियर एंड टियर। दूसरा एफ्लक्शन ऑफ टाइम। तीसरा ऑब्सोलेंस। फोर्थ वन डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। फिफ्थ वन इज द डिप्लीशन, ठीक है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू कंटिन्यूअस यूज या ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। आगे चलें। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, अगर मैं डेप्रिसिएशन की इसी डेफिनेशन की बात करूं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी लगभग यही बात लिखी हुई है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड यूज हुआ है। डिफरेंट वर्ड क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक allocation of depreciable amount over an useful life or over the assets useful life। आगे चले। तो एक वर्ड है इसके अंदर सिस्टमैटिक एलोकेशन। सिस्टमैटिक का वर्ड यहां पर कोई ना कोई आपके पास में एक सिस्टम होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एंड चार्ज द डेप्रिसिएशन इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, आइदर यू कैन गो फॉर द स्ट्रेट लाइन मेथड और यू कैन गो फॉर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और सम अदर मेथड। तो एक कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। एंड यहां पर है एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। सर डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या है, तो जो आप अपने फॉर्मूले में लिखा करते थे ना, एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या लिखते थे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ऐसे होता था ना। तो कॉस्ट ऑफ एसेट और स्क्रैप वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट, क्योंकि इतना ही अमाउंट आपने डेप्रिशिएट करके अपनी एसेट के ऊपर चार्ज करना होता है। So what is the depreciable amount? Depreciable amount of an asset is the cost of asset or other amount substituted for asset less its residual value। तो एसेट की कॉस्ट में से रेसिडुअल वैल्यू को माइनस करो, जो डिफरेंस बच जाएगा वही क्या होगा आपके लिए डेप्रिशिएबल अमाउंट, और उतना ही अमाउंट आपको एलोकेट करना है ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। आगे चलें। अब सवाल ये है कि सर इन्होंने लिख तो दिया ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, अब यूजफुल लाइफ कितना मान के चलें। अब यूजफुल लाइफ आपको कितनी लेनी चाहिए तो डिपेंड करेगा कि भाई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। अब एग्जैक्टली यूजफुल लाइफ तो कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। हो सकता है कि कोई इंजीनियर से पूछे भाई मैंने मशीन खरीदी है कितने साल तक चलेगी, इंजीनियर ने कहा 10 साल, कुछ जरूरी थोड़ा ना 10 साल चल जाएगी, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया तो हो सकता है 7-8 साल में निपट जाए वो। ऐसा हो सकता है कि आपने जबरदस्त तरीके से मेंटेन करके रखा है, मशीन को चलाने वाला मशीनरी ऑपरेटर बड़ा स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, बड़े प्रॉपरली मशीन को हैंडल करता है, तो हो सकता है मशीन 10 की जगह 15 साल चल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हमेशा एक जजमेंटल वैल्यू होती है, ये डिपेंड करेगी एक्सपर्ट्स के नॉलेज पे, एक्सपर्ट्स की स्किल पे, एक्सपर्ट्स के जजमेंट पे। सर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हम अकाउंटेंट कैसे निकालें, किसको माने, तो अकाउंटेंट ये कहता है कि भाई जब बिजनेस एंटिटी ने एसेट खरीदी होगी तब बिजनेस एंटिटी की इंटेंशंस इस एसेट को कितने साल तक यूज करने की है, वही उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मानी जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स कहते हैं कि भाई आपकी मशीनरी है, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल की है, लेकिन बिजनेस एंटिटी का कहना है कि हम तो 3 साल यूज करेंगे, 3 साल यूज करने के बाद इसको बेच देंगे। इतना ठीक है। अब आपसे मैं कहूं कि आज की डेट में जब आपने मशीन खरीदी है तो इस समय मशीन की कॉस्ट है 5 लाख रुपए की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल की होगी। तो 10 साल बाद जब एसेट पूरी की पूरी भंगार बन जाएगी, कबाड़ बन जाएगी, तब इसको बेचने जाओगे तो हो सकता है आपकी स्क्रैप वैल्यू कितनी मिल जाए, 50,000 मिल जाए। लेकिन खरीदते समय बेटे बिजनेस एंटिटी ने मन बना लिया कि हम इसको यूज करेंगे कितने साल, सिर्फ 3 साल। 3 साल बाद इसको बेच देंगे। अब 3 साल तक तो पूरी एसेट पूरी तरह से कबाड़ बनी नहीं है। सेकंड हैंड बेचोगे तो हो सकता है बेटे आपको कुछ ना कुछ पैसे मिल जाए। मान लो सेकंड हैंड बेचते समय आपको 3 लाख रुपए की रिकवरी हो जाए। तो सवाल यह है कि ऐसी कंडीशन में स्क्रैप वैल्यू किसको लिया जाए, 50,000 को लिया जाए या 3 लाख रुपीस को लिया जाए? डेफिनेटली 3 लाख, क्योंकि आपने खरीदते समय मन बना लिया था कि यूज कितने साल करने वाले हैं, 3 साल। तो आपको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ भी कितनी लेनी चाहिए, 3 साल। और स्क्रैप वैल्यू भी एट द एंड ऑफ 3rd ईयर जो एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू होगी वही क्या हो जाना चाहिए, आपकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ हो जाना चाहिए। इतना क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? पक्का? डन? आगे चलो फिर मैं। ठीक है, ये लो बेटे एसेट की एलोकेशन। अब आती है बात, सर अकाउंट की बुक में डेप्रिसिएशन को क्यों चार्ज किया जाए? पहली बात तो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? ट्रू इनकम पोजीशन कैलकुलेट करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट करना। बिना डेप्रिसिएशन लगाए करेक्ट प्रॉफिट निकल सकता है, बिना डेप्रिसिएशन लगाए करेक्ट बैलेंस शीट बन सकती है। यानी ट्रू इनकम पोजीशन पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आ गई? तो पहले तो 2 ऑब्जेक्टिव इसी से रिलेटेड है। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। तीसरा यहां पर यह है कि आप अगर कोई एसेट को खरीदते हैं तो आज तो आपने जो पैसे खर्च करने थे कर दिए। मान लो 10 लाख रुपए की एसेट खरीदी आपने, 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट तो नहीं होगी, कभी ना कभी तो मशीन खराब होगी। अब मान लेते हैं मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 साल की है, तो हर साल का खर्चा कितना है? 2 लाख रुपए। आप 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाते चले जाओगे। 5 साल बाद जब एसेट पूरी तरह से भंगार में कन्वर्ट हो जाएगी, कबाड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, तब फिर से आपको रिप्लेस भी तो करना है उसको। पैसे कहां से लाओगे? सोच के देखो ना, बिजनेसमैन तो कंगाल हो जाएगा ऐसे में बेचारा। तब होता क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से कहीं ना कहीं आपको अपनी एसेट के रिप्लेसमेंट्स के लिए जो नेसेसरी फंड की जरूरत है वो नेसेसरी फंड्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। सर ऐसे कैसे अवेलेबल हो जाएंगे? सोचो 1 मिनट के लिए। मान लेते हैं बेटे मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में आपकी इनकम है 10 लाख रुपीस की, कैश की इनकम है। ठीक है, कितनी है? 10 लाख। आगे चलो, फर्स्ट ईयर में आपके एक्सपेंसेस हैं, कैश एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, कैश इनकम कैश एक्सपेंसेस है बेटे आपके 4 लाख रुपीस के। तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ। इतना ठीक है। अभी मैं टैक्सेस को फिलहाल इग्नोर करके चल रहा हूं क्योंकि टैक्सेस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंटरमीडिएट से टैक्सेस का आपका सिलेबस का पार्ट आएगा तब बात किया करेंगे। आगे चलते हैं। अभी तुमको तुम्हारा प्रॉफिट कितना दिख रहा है? ये कैश प्रॉफिट ही है, कैश की इनकम ली है, कैश के एक्सपेंस लिए, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी कौन सा होगा? कैश प्रॉफिट। यानी साल भर में आपने 6 लाख रुपीस का कैश का प्रॉफिट जनरेट किया। कितना खर्चा करने का मन कर रहा है? सर 6 लाख कमाए तो 6 लाख तो खर्चा कर ही सकते हैं कम से कम। अगर आपको बिजनेस के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को एज इट इज रखना है तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च कर सकते हो? 6 लाख। इसके ऊपर तो खर्च करने की परमिशन नहीं दी जा सकती ना आपको, क्योंकि 6 की जगह 7 लाख या 8 लाख या 10 लाख रुपए खर्चा किए तब तो आपने बिजनेस की कैपिटल विड्रॉ करके खर्च करना शुरू कर दी। बिजनेस का साइज धीरे धीरे करके श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बिजनेस ही बंद हो जाएगा एक दिन। तो एज अ प्रूडेंट बिजनेसमैन अगर आपको 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट दिख रहा है तो आप मैक्स टू मैक्स कितना खर्चा करोगे? 6 लाख। जैसे ही ऐसा लगा कि भाई 6 लाख के ऊपर खर्चा हो रहा है, आप बोल दोगे नहीं 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 नहीं, नहीं अब खर्चा नहीं करना है, इतना ही कमाया था भैया 19 साल। ठीक है, यही हिसाब किताब होगा। अब बेटे लेकिन इस इनकम को जनरेट करने के लिए आपने अपनी फिक्स्ड एसेट्स को भी तो यूज किया होगा, और जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स आपने यूज करी है उन सारी फिक्स्ड एसेट्स का डेप्रिसिएशन मान लेते हैं कुल मिला के 2 लाख रुपए का आया, तो आपने अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस किया है क्या? नहीं किया। तो आप कितना खर्चा करने पहुंच गए बाजार के अंदर? 6 लाख। यहीं से बेटे अगर मैं डेप्रिसिएशन और माइनस कर दूं 2 लाख रुपए का, तो अब प्रॉफिट कितना दिखता है? 4 लाख। अब बताओ बेटे एज अ प्रूडेंट बिजनेसमैन आप मैक्स टू मैक्स खर्चा करोगे तो कितना खर्चा करोगे? अब प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 4 लाख। तो खर्चा भी कितना करोगे? 4 लाख। तो असल में कैश प्रॉफिट कितना हुआ था? 6 लाख का। लेकिन आपने अपने खर्चों को कहां पर ले जाके रोक दिया? 4 लाख पे ले जाके रोक दिया। तो ऐसा नहीं लग रहा बेटे 2 लाख रुपए कैश का प्रॉफिट आपने कमाया जरूर था लेकिन खर्च नहीं किया? खर्च नहीं किया तो आपके बिजनेस के अंदर ऑटोमेटिकली रीइन्वेस्ट हो गया होगा। 2 लाख रुपए हर साल आपके बिजनेस के अंदर रीइन्वेस्ट होते रहेंगे
तो जब 5 साल बाद सारी एसेट्स आपकी कबाड़ बन जाएगी तो 5 साल बाद कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? 10 लाख इकट्ठे हो गए, एसेट को खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर ये डेप्रिसिएशन ना लगाया जाए तो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, उसको जितनी इनकम दिखती है ना पूरी इनकम खर्चा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन लगा दिया जाए तो आपका रिपोर्टेड प्रॉफिट जो होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से जो प्रॉफिट निकलेगा वो रिपोर्टेड प्रॉफिट ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम। और ये आपके खर्चों को कंट्रोल कर देगा। खर्चे कंट्रोल करोगे, जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च नहीं करोगे, तो ये जो बिजनेस ने पैसे कमाए हो बिजनेस के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? री इन्वेस्ट हो जाएंगे। और री इन्वेस्ट होने के बाद आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी आपको अपनी एसेट की रिप्लेसमेंट करनी होगी, एट दैट टाइम यू विल हैव द सफिशिएंट फंड टू रिप्लेस ऑल योर एसेट्स। समझ में आ गई बात? तो इसलिए एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का, रिप्लेसमेंट फॉर द फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। इसके बाद बिना एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बना के बेचना है तो उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। बिना सेलिंग प्राइस के प्रोडक्ट बेचोगे कितने में? अब सेलिंग प्राइस निकाला कैसे जाए? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कोई भी बिजनेसमैन सबसे पहले अपनी टोटल कॉस्ट के ऊपर फोकस करेगा। क्या हो गया, तबियत खराब है क्या उसकी? अच्छा, तुम दोनों की तबियत खराब है क्या? ये होती है दोस्ती। तो सीधे ऐसे बैठना, मैं भी ऐसे बैठ के पढ़ाऊंगा। नहीं ठीक है, नहीं तुम भी वैसे, मैं भी ऐसे बैठ। हाँ तो बेटे, हाँ अगला होता है बेटे यहाँ पर क्या था? हाँ असर्टेनमेंट ऑफ क्या था? करेक्ट, हाँ करेक्ट कॉस्ट। हाँ बेटे, अगर बिजनेसमैन का काम क्या है? सब प्रोडक्ट बना के बेचना। ओके, तो उसके लिए क्या लगेगी बेटा? सेलिंग प्राइस लगेगी। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालने का? तो सर बिजनेसमैन ना पहले टोटल कॉस्ट निकालेगा। टोटल कॉस्ट में उसको जितना प्रॉफिट चाहिए ना उतना प्रॉफिट वो जोड़ेगा। जोड़ने के बाद फिर क्या होगा कि अल्टीमेटली उसकी आएगी सेलिंग प्राइस। तब ये डिसाइड होगा कि इतने रुपए में अपना प्रोडक्ट अपने को बेचने का है। इतना ठीक है? क्या? अच्छा जाग गए क्या? पक्का? ठीक है। ऐसे पीछे टिकने की व्यवस्था है क्या? देखना उनके में ऐसे पीछे दिया है क्या टिकने का? अरे ऐसे पीछे पीठ टिकाने का दिया है क्या? हाँ तो ऐसे देखो, तुम ऐसे बैठे हो, तुम्हारी हाइट तो वैसे ही कम हो गई। अब ऐसे थोड़ा होगा, थोड़ी हाइट बढ़ेगी ना। अच्छा ठीक है, चलो। तो ऐसी कंडीशन में बेटे मेरी क्लास में थोड़ा ही हिसाब से ही रहना, ठीक? क्योंकि इतने में तो पता चली गया होगा पिछले 1 हफ्ते के अंदर किस टाइप का आदमी है ये, ठीक? तो क्या आदमी आदमी के अंदर फर्क होता है ना। क्योंकि क्या होता है, देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा था जब तक तो मैं 11th और 12th पढ़ाता था। लेकिन जब से प्रोफेशनल पढ़ाना शुरू किया तो धीरे धीरे इंस्टीट्यूट का जो क्या कहना चाहिए, सीए इंस्टीट्यूट कह लो या सीएस कह लो या सीएमए वालों को जब से पढ़ाना शुरू किया और 11th 12th को पढ़ाना मैंने जब से परमानेंटली बंद कर दिया, तब से पता चला कि इन तीनों इंस्टीट्यूट का एटीट्यूड कैसा है। सीए के लिए हर महीने तुम्हारी मतलब फाउंडेशन में जून और दिसंबर में पेपर होने वाला है। तुम पढ़ो या मत पढ़ो, हम पेपर कब लेंगे? जून में। मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से बात कर रहा हूँ। तुम पढ़ो या मत पढ़ो, हम पेपर कब लेंगे? जून में। तुम कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो कैसा ही पढ़ो, हम तो पेपर वैसे ही लेंगे जैसा हमको लेना है। तीसरी बात, तुम्हारी तबियत खराब थी, इंस्टीट्यूट पूछने आएगा तुम्हारे घर, पेपर में लिखना ये वाला चैप्टर जब सर पढ़ा रहे थे तब मेरी तबियत खराब थी, इसलिए मुझे फुल मार्क्स अलॉट किए जाए। हो सकता है क्या पॉसिबल? तो बेटे तुम जियो, तुम मरो, तुम्हारी तबियत खराब है, तुम्हारे घर में मेहमान आए, तुम्हारे दोस्त का बर्थडे था, ऐसा था, कोई जिया कोई मरा, तुम मैयत में गए, बर्थडे पार्टी में गए, शादी में गए, ये गए वो गए, जो भी हुआ होगा, इंस्टीट्यूट के सामने ऐसा कुछ चलने वाला है क्या? नहीं चलने वाला। उनका कहना है आओ पेपर दो, हमारे हिसाब से आंसर लिखोगे, नंबर दे देंगे, पास कर देंगे, कहानी खत्म, ठीक? और अगर हमारे हिसाब से मार्क्स नहीं, हमारे हिसाब से आंसर शीट नहीं होगी, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, फिर देख लो तुम्हारा रिजल्ट क्या आने वाला है। वही चार, उनको तो बेटे 4 अल्फाबेट, बहुत ही कंजूस किस्म के आदमी है, उनको सिर्फ 4 ही अल्फाबेट लिखना है। पॉजिटिव के साथ में भी 4 अल्फाबेट है, PASS, और नेगेटिव के साथ में भी 4 ही अल्फाबेट है। बोलना पसंद नहीं करता मैं उन अल्फाबेट्स को, ठीक है, लेकिन उनको तो 4 ही अल्फाबेट लिखने हैं। और उसके लिए बेटे तुम्हारे कोई एक्सक्यूजेस मानने को तैयार नहीं है। तो उस दिन से मैंने भी अपना एटीट्यूड बना लिया कि भैया अपन भी कोई एक्सक्यूज नहीं मानेंगे, अपना जो काम है अपना जाओ पढ़ाओ, पूरा पढ़ाओ, कोर्स खत्म कराओ, एक एक चीज कवर करो, सब पूरा हिसाब किताब कवर करो, ठीक है? अब सामने वाला पढ़े तो ठीक, ना पढ़े तो ठीक। उस दिन के बाद से बेटा अपना एटीट्यूड बड़ा न्यूट्रल हो गया, ठीक? मैं अपनी क्लास में अभी भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद सुनने में बुरा लगेगा, मेरे को आप में से किसी का नाम अभी तक नहीं मालूम है, और इनफैक्ट मैंने नाम पता करने की कोशिश भी नहीं करी। द रीजन बीइंग, कल को अगर मैं आपके नाम पता करने की कोशिश कर दूंगा ना, और अगर मुझे आप सबके नाम पता चल जाएंगे, पता होने चाहिए कायदे से, बिकॉज आई एम इन सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर की पहली रिक्वायरमेंट ये है, यू शुड नो योर क्लाइंट बाय हिज नेम और बाय हर नेम। आपको ये पता होना चाहिए इफ यू वांट टू डिलीवर द वेरी गुड सर्विसेज।
लेकिन दिक्कत ये है कि जिस दिन मैं आप में से किसी एक का नाम भी याद रख लूंगा ना बेटे, मेरे अंदर पार्शियलिटी आ जाएगी, आई विल बी बाइस्ड, मेरे डेफिनेटली होगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर अल्टीमेटली ये देखना शुरू करूंगा, अच्छा ये पढ़ता है, ये अच्छा पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता है, ये कभी क्लास आता है, ये कभी नहीं आता है। अल्टीमेटली फिर क्या होगा, जिसका निगेटिव एटीट्यूड होगा ना, मैं उसके लिए भी अपना निगेटिव एक ओपिनियन बना लूंगा। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे फ्रंट डेस्क पे कौन बैठता है, लास्ट डेस्क पे कौन बैठता है। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि क्लासरूम के अंदर मैं हमेशा न्यूट्रल रहूं। ना मेरा कोई फेवरेट स्टूडेंट रहा है आज तक, 18 साल के करियर में एक भी मेरा फेवरेट स्टूडेंट नहीं रहा। क्योंकि मैं किस बेसिस पर किसी भी स्टूडेंट को बोल दूं कि मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, सिर्फ उसके रिजल्ट अच्छा है इसीलिए? नहीं हो सकता ना। एज अ टीचर मेरी जगह पे आके बैठ के देखो, मैं बायस्ड नहीं हो सकता कभी भी, आप में से किसी के लिए बायस्ड नहीं हो सकता। और आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड है क्या नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने अगर हमारे सामने बैठाला है तो कुछ जिम्मेदारी देके बैठाला होगा कि जो काम हम नहीं कर सकते वो काम ये आदमी करेगा। ये तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है बॉस, अगर वो तुम्हारे मुंह पे बोले या ना बोले। आज तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि हम सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ा सकते, इसलिए तो उन्होंने यहां भेजा ना आपको, ये तो क्यों भेजते हैं आप? तो अल्टीमेटली बेटे उनको ये मालूम है कि जो काम हम नहीं कर सकते वो काम ये आदमी करेगा। और अगर मुझे वो काम करना है तो मुझे थोड़ा तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। हिंदुस्तानी आदमी है बेटे, हिंदुस्तानी आदमी बिना डर के मार के नहीं सुधरता। मार में सकता नहीं, तुम्हारी एज इतनी हो गई अभी पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे मेरे को, ठीक है? ऐसी कंडीशन है बेटे, इसलिए मेरी क्लास के अंदर थोड़ा हिसाब से बैठना। कभी कभी मेरे को इसलिए स्ट्रिक्ट होना पड़ जाता है क्योंकि कई चीजें ऐसी दिखती हैं क्लास के अंदर जो नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ो। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तब तक आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता नहीं चलेगा, और जब करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता ही नहीं चलेगा तो अल्टीमेटली आप अल्टीमेट सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? डेफिनेटली अगर आप अपनी अकाउंट्स की बुक में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो टोटल कॉस्ट आपको कम दिखेगी। कम टोटल कॉस्ट के चक्कर में सेलिंग प्राइस भी कम सेट कर दोगे। कम सेलिंग प्राइस अगर आपने सेट किया और कम प्राइस पे अगर मार्केट को प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेचा तो अभी तो तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत बिक जाएगा, देखने को ऐसा भी लगेगा कि उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया है। लेकिन जब आपकी एसेट पूरी तरह से खत्म होने लगेगी, एसेट पूरी तरह से आपकी स्क्रैप में कन्वर्ट होने लगेगी, तब डेफिनेटली आपके पास में उन एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए सफिशिएंट पैसे नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आपके साथ। इसलिए करेक्ट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए करेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना जरूरी है, और करेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको यहां पर डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा। अब ये भी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ये भी समझ में आ गया, व्हाट इज द रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इसकी बात भी हो गई, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फॉर चार्जिंग। रीजन के केस में क्या क्या था, कंफ्यूज मत होना इसमें, ये अक्सर स्टूडेंट गलत आंसर लिख के आते हैं, पूछा जाता है रीजन लिखते हैं ऑब्जेक्टिव, कई बार क्वेश्चन में आता है ऑब्जेक्टिव लिख के आते हैं रीजन। ठीक है, रीजन क्या कहते हैं? wear and tear, affliction of time, obsolescence, decrease in market value और depletion. These are the reason. Objective क्या है? Correct ascertainment of correct financial position, ascertainment of correct income position, funds for the replacement of asset, and last one ascertainment of correct cost of production. ये दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना, ठीक है? आगे चलते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट, एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है 4 मार्क्स के लिए। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन और फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन? कौन कौन से ऐसे फैक्टर है व्हिच इज टू बी कंसीडर्ड, यानी आपको देखना ही पड़ेगा बिफोर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फैक्टर होता है किसी भी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट या उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है ना? अब किसी भी एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट, और या तो फिर आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह कोई और अमाउंट ले लिया है तो वो अमाउंट फिर आपके लिए मेन इंग्रेडिएंट या मेन फैक्टर का काम करेगा। सर कोई और अमाउंट का मतलब, मान लो बेटे आपने कोई एसेट खरीदी 5 लाख रुपीस की, 5 साल से आप एसेट को यूज कर रहे हो, 5 साल के अंदर आपने 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो एसेट की बुक वैल्यू कितनी बची अभी? बताओ ना बेटे। 3 लाख आपने एसेट खरीदी कितने की थी? 5 लाख की तुमने एसेट खरीदी। अब तुम बेटे 5 साल से यूज कर रहे हो तो तुमने 5 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया 2 लाख, तो अभी एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बच गई? रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट इज ₹3 लाख। इतना ठीक है? पार्टनरशिप पे कभी आपने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट पढ़ा होगा? हमने कहा भैया इस एसेट की वैल्यू को कम कर दो 50,000 रुपए से, तो रीवैल्यूएशन के समय आपने इसकी वैल्यू और कितनी कम कर दी? 50,000। अब बेटे वैल्यू कितनी बची है? 2,50,000। इतना ठीक है? तो अब यहां पर ओरिजिनल कॉस्ट तो कितनी थी इसकी? ओरिजिनल कॉस्ट का अनरिटर्न ऑफ पार्ट कितना था? 3 लाख। लेकिन अब जो आगे फर्दर डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा? 2,50,000 पे लगेगा। सो इट इज द अदर अमाउंट, लिखा है ना यहाँ पे, अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर द हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ये जो आपका रीवैल्यूड फिगर है ये आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट की सब्स्टिट्यूटेड अमाउंट है, ठीक है ना?
तो सर फिर इसको क्या कहते हैं, इसको कह देते हैं बेटे हम लोग कैरिंग अमाउंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस वैल्यू विल बी कैरिड बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब यही वैल्यू आपकी अकाउंट्स की बुक में उस एसेट की दिखेगी, इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम लोग, कैरिड अमाउंट। ठीक सर, ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आई इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू क्यों, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 5 लाख, एसेट डेप्रिसिएशन लगा लगा के आपने एसेट की वैल्यू को कम कर दिया, राइट डाउन कर दिया आपने अपनी एसेट की वैल्यू को। तो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन जो भी ओरिजिनल कॉस्ट आपकी बची है एसेट की, दैट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज नोन एज व्हाट, रिटर्न डाउन वैल्यू। इतना ठीक है। सो दैट इज योर ओरिजिनल कॉस्ट, जितना डेप्रिसिएशन आपने लगाया दैट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट, और कॉस्ट ऑफ एसेट रिटर्न ऑफ एज एन एक्सपेंस इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद जो वैल्यू बच गई वो कौन सी वैल्यू आपकी, रिटर्न डाउन वैल्यू। कई बार इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बुक वैल्यू कह देते हैं। इतना ठीक है। अगर कभी एसेट की रिवैल्यूएशन हुई, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, आपकी एसेट की वैल्यू बदल जाएगी, ये होगा आपका अदर अमाउंट विच इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट। इतना ठीक है। इसको क्या कह देते हैं हम लोग, कैरिंग अमाउंट। सर एक कॉमन वर्ड बताओ जो सबके साथ में एप्लीकेबल हो जाता होगा। कॉमन वर्ड है बुक वैल्यू। जब आपने एसेट खरीदी तो अकाउंट की बुक में वैल्यू कितनी रिकॉर्ड करी थी, 5 लाख, ये भी बुक वैल्यू है आपकी। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये जो 3 लाख रुपीस की वैल्यू आई, ये भी कौन सी वैल्यू है, बुक वैल्यू, क्योंकि अकाउंट की बुक में तो यही वैल्यू लिखी हुई है अभी तक। उसके बाद डेप्रिसिएशन का लॉस माइनस करने के बाद अब आपकी अकाउंट की बुक में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, 2,50,000। तो बुक वैल्यू एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, हर किसी के सब्स्टिट्यूशन में आप यूज कर सकते हो। आइदर इट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट और द रिटर्न डाउन वैल्यू और द रीवैल्यूड फिगर। इतना क्लियर है। लेकिन अगर मोर स्पेसिफिकली कहना है तो जितने रुपए की आपने एसेट खरीदी थी दैट इज नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच गई उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिटर्न डाउन वैल्यू। और अगर रीवैल्यूएशन कभी हुआ तो फिर आप अपनी एसेट की कॉस्ट को पूरी तरह से बदल देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिर कैरिंग कॉस्ट। आगे चलते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट और अदर सब्स्टिट्यूटेड अमाउंट फॉर द हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा फैक्टर होता है एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। बिना एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ के आप कभी अपनी एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन विदाउट एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। जैसे कि कभी आपने स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय एन। तो करोगे ना, बिना एन के कैसे निकालोगे आप। कभी आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पढ़ी थी आपने, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ऐसा कुछ था ना मेथड। हाँ, इसमें फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एसेट और अच्छा कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ऐसे निकालते थे ना। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, 1 minus nth root of scrap value divided by cost, that is the formula for calculating percentage of depreciation। ठीक है। हालांकि इस पर डिस्कशन हमारा बाद में वैसे भी होने वाला है, बाद में देख लेंगे इसको। समझ में आ गई बात, आगे चले। तो यहां पर भी अगर आपके पास में एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ना हो तो nth रूट आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते एंड यू विल नेवर हैव द डेप्रिसिएशन। आगे चले। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी होगी, यानी जिस दिन एसेट आपके यूज से खत्म हो जाएगी, जब आप अपनी एसेट को बाहर का रास्ता दिखा देंगे, तो एसेट को बाहर का रास्ता दिखाते समय, अल्टीमेटली बाहर का रास्ता दिखाते समय आपकी एसेट की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू, यानी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। जब आपकी एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो खत्म होते समय आपके पास में कितने रुपए की रियलाइजेबल वैल्यू हो सकती है, एसेट को बेच के आप कितने पैसे ला सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, आपकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू या यूजफुल क्या रियलाइजेबल वैल्यू। आगे चले। हाँ, अब बेटे ये एस्टिमेटेड, आप जिसको स्क्रैप वैल्यू कहते थे, स्क्रैप वैल्यू का ही दूसरा नाम कौन सा है यहाँ पर, रेसिडुअल वैल्यू। इतना ठीक है। आगे चले। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग और चार्जिंग द डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आगे बढ़ जाऊं, अरे आगे बढ़ जाऊं क्या, ठीक है सर आप आगे बढ़ो, ये तुम्हारे काम का फिलहाल नहीं है। तुम्हारे काम का क्या है, ये तुम्हारे काम का हो सकता है। चलो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तुमको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ एसेट चाहिए। हाँ लो बेटे, कॉस्ट ऑफ एसेट कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पीपी, क्योंकि बिना कॉस्ट निकाले डेप्रिसिएशन आप लगा भी नहीं सकते। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपके मॉड्यूल के अंदर लिखी हुई है ये सारी बातें, तो उसको मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं हो सकती। आगे चलूं मैं। हाँ,
क्वेश्चन है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पीपीई, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इफ लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन परचेज 6,30,000, ट्रेड डिस्काउंट, डिलीवरी चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एडिशनल स्पेस फॉर स्पेयर फॉर इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस फॉर रिमूवल ऑफ सच आइटम ऑफ पीपीई एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ 15,000। इतना ठीक है? पक्का? क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में अब कॉस्ट निकालनी है आपको, यानी खर्चा कैलकुलेट करना है कि भाई फिक्स्ड एसेट्स में कुल मिला के अपना कितना खर्चा हुआ। इतना ठीक है? आगे बढ़ जाएं। पहली बात, जब ये कहते हैं लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? एमआरपी। ठीक, कॉस्ट कैलकुलेट करते समय इस खर्चे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ या ना में जवाब देना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो बेटे आपके नोट्स में भी नहीं होगा, इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक, आगे चले। लिस्ट प्राइस लेना है कि नहीं लेना? पर बिल्कुल लेना है, इसी प्राइस पे तो मशीन खरीदी हुई गई अपन ने। ठीक है, चलो। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ पीपी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या ले लेना चाहिए? लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। कितनी थी यार? 6,30,000 की लिस्ट प्राइस ले ली। ठीक, अगला आइटम है आपके पास में कौन सा? अगला आइटम है ट्रेड डिस्काउंट। अरे ये 6,30,000 होना था ना, ये लो बेटे 6,30,000, बार बार ठीक करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, जब आपने मशीन खरीदी होगी तो कोई निगोशिएशन भी किया होगा आपने, निगोशिएशन करके आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला? 30,000। तो सबसे पहले 30,000 को माइनस कर देना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द नेट कॉस्ट। ठीक है, तो पहला रूल, किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड डिस्काउंट मिला हो तो एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करते समय क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इतना ठीक है? कैश डिस्काउंट मिला होगा तो पढ़ा था ना, दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में कल के पेपर में था क्या? पिछले पेपर में डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या? अच्छा, किसी ना किसी पेपर में आएगा। फिर आगे चलते हैं, शुरू करें। हाँ, तो बेटे अगर कैश डिस्काउंट मिला होगा तो माइनस करना है कि नहीं करना? नहीं, धोखे से भी नहीं कर देना बेटा। हाँ, क्या होता है जब आपको कैश डिस्काउंट मिलता है, तो कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है? क्योंकि आपने इमीडिएटली कैश में पेमेंट किया होगा। ओनली देन यू आर सपोज टू रिसीव द कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट बेटे अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल इनकम मानी जाती है, इट इज नॉट योर ऑपरेटिंग इनकम। कौन सी इनकम मानी जाती है? फाइनेंशियल। हालांकि इनकम तो इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं, बात अलग है। लेकिन जब कभी आप अपनी एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट आपको कब मिला होगा? पहली बात तो एसेट खरीदते समय, यानी जिस समय ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, तो पहला डिफरेंस क्या बोलोगे आप? जब हम कोई एसेट का सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस समय जो डिस्काउंट हम कस्टमर को अलाउ करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अगर हम ने कोई सामान खरीदा है तो पेमेंट करते समय, या कोई सामान बेचा है तो हमारा कस्टमर से पेमेंट लेते समय जो डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं वो कौन सा होता है? कैश डिस्काउंट। तो पहले तो दोनों की टाइमिंग अलग अलग हो गई। दूसरी चीज, ट्रेड डिस्काउंट हर कस्टमर को अलाउ करते हैं? द आंसर इज यस, ट्रेड डिस्काउंट विल बी अलाउड टू ईच एंड एवरी कस्टमर। ठीक है, कंडीशन अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो हर एक कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट आप हर एक कस्टमर को अलाउ करोगे? नहीं। कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड ओनली टू दोज कस्टमर who are making payment under our conditions। जो हमारी कंडीशन के हिसाब से पेमेंट करेगा उसी को आप कैश डिस्काउंट इशू करोगे, अलाउ करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन कैश डिस्काउंट सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली वेरी किसके ऊपर करता है? क्वांटिटी के ऊपर वेरी करता है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे ट्रेड डिस्काउंट उतना ज्यादा होगा। लेकिन कैश डिस्काउंट का अक्सर देखोगे तो परसेंटेज फिक्स होता है, और अगर वो वेरी करेगा तो वेरी करता है किसके बेसिस पर? आपने कितना लेट पेमेंट किया या कितना डिले पेमेंट किया या कितना अर्ली पेमेंट किया। अगर आप बहुत जल्दी पेमेंट कर दोगे तो हो सकता है आपको 5% का कैश डिस्काउंट मिल जाए। 15 दिन बाद पेमेंट करोगे तो हो सकता है 4% का कैश डिस्काउंट मिले। 1 महीने बाद पेमेंट करोगे 3% हो गया। 3 महीने बाद पेमेंट करोगे 0% हो गया। 3 महीने बाद अगर आप पेमेंट करोगे तो कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपने तो बहुत ही लेट कर दिया पेमेंट। इनफैक्ट ये ना हो कि 3 महीने के बाद हम तुमको डिस्काउंट देने की बजाय इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ट्रेड डिस्काउंट वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी परचेज्ड और सोल्ड। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट किस पे बेस्ड होता है? टाइम पीरियड पे। अर्ली पेमेंट है हैवी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और अगर लेट पेमेंट है तो लो कैश डिस्काउंट और नो कैश डिस्काउंट। ऐसी फंडा चलेगा। अब अकाउंट की बुक में कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करोगे? ट्रेड डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यस और नो? नो, नेवर रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड। सर अब ऐसा होता क्यों है? देखो भाई, अकाउंट की बुक में कोई भी एंट्री बनेगी तो बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बन सकती है क्या? कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा ना। भाई आपने एक परचेस की एंट्री बनाई है तो परचेस की एंट्री हवा में बना दी क्या आपने? नहीं, आपने कोई गुड्स परचेस किया होगा, सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया होगा, तो वो इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का काम करेगा, और उसी इनवॉइस के बेसिस पर आप अपनी अकाउंट की बुक में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही होगा ना।
तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो इनवॉइस आया है वो क्या बनेगा आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और उसमें जो वैल्यू लिखी होगी उसी के बेसिस पे तो एंट्री बनाओगे और उसी एंट्री के बेसिस पे लेजर पोस्टिंग होगी। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी देखना आपको इनवॉइस में दिखेगा ही नहीं, कोई भी सेलर अपने इनवॉइस में ट्रेड डिस्काउंट दिखाएगा ही नहीं। 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, 100 रुपए का उसने आपको डिस्काउंट दिया तो बिल भी कितने का बनाएगा, 900 का बनाएगा। वो कभी 1000 का बिल बना के -10% ट्रेड डिस्काउंट 10% नहीं करेगा वो। तो आपके इनवॉइस में ट्रेड डिस्काउंट दिख रहा है क्या? तो जब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं तो तुम अपनी अकाउंट की बुक में कैसे रिकॉर्ड करोगे उसको? रिकॉर्ड करने के लिए कहीं ना कहीं तो लिखा पढ़ी में होना चाहिए कि नहीं वो। लेकिन कैश डिस्काउंट देखना हमेशा इनवॉइस में माइनस करके दिखाते हैं वो। पहले टोटल वैल्यू दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा, सामने वाले ने 10% का आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया 100 रुपए, तो सीधे बिल कितने का बनाएगा 900 का। लेकिन अगर बिजनेसमैन का कहना यह है कि भाई आप मेरे को अगर इमीडिएटली पेमेंट करोगे तो आपको 5% और डिस्काउंट देता हूं मैं अभी। हमने कहा ठीक है ले इमीडिएटली 900 रुपए ले, तो उसने फिर 900 रुपए पे 45 रुपीज काटा होगा, क्योंकि भाई प्रोडक्ट कितने का खरीदा तुमने, 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस हो गया एट द रेट ऑफ 10%, 100 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया। इसको कहते हैं हम लोग नेट परचेस प्राइस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नेट परचेस प्राइस। कितने का हो गया 900 का। अब कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा? जितने का सौदा उतने पे कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। सौदा कितने का हुआ है 900 का, तो कैश डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट दे रहा है वो आपको 5% का, तो माइनस क्या करना पड़ेगा? सीडी एट द रेट ऑफ 5%, कितना हो गया 45 रुपीज। तो नेट अमाउंट पेमेंट कितना करोगे 855 का नेट पेमेंट करोगे। तो जो आपके पास में इनवॉइस आएगा ना, इनवॉइस में लिखा होगा आइटम का नाम, क्वांटिटी, अमाउंट लिखा होगा, और अमाउंट में 1000 की जगह कितना लिखा होगा 900। 900 को टोटल में लेके आएंगे और फिर नीचे दिखाएंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, 45 माइनस करके फिर नेट बिलिंग अमाउंट, फिर वो कैश मेमो में कितना दिखाएंगे 855 का। तो आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कैश डिस्काउंट लिखा है क्या? लिखा है। और अगर कैश डिस्काउंट लिखा है तो फिर उसको अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो आप, ठीक है। So always remember trade discount will never be recorded in the books of account because it is never presented in your invoice, but the cash discount will be recorded because it is presented in your invoice itself. समझ में आ गई बात? पक्का कंफर्म? आगे चलूं मैं? ठीक है सर आगे चलो, ठीक है। परचेस प्राइस लेना ले लिया सर, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करवाना है। हाँ सर ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करवाना पड़ेगा 30,000 का। 6,30,000 में से 30,000 माइनस कराओ, नेट परचेस प्राइस कितनी आ गई? 6 लाख रुपीस की तुम्हारी आ गई नेट परचेस प्राइस। अगली आइटम है बेटे तुम्हारे पास में कौन सा? डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। 6,30,000 माइनस 30,000। अच्छा डिलीवरी चार्जेस को ऐड करवाना है। क्यों ऐड करवाना है? कोई बेसिक प्रिंसिपल? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। एसेट से रिलेटेड बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि भैया अगर आपने कोई एसेट खरीदी है, आराम से सुनो, मतलब इसके पीछे का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है वो भी समझ लो एक बार, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आ जाते हैं। मान लो बेटे टुडे, आज के दिन आपने एक एसेट खरीदी। कितने की एसेट खरीदी थी यार अपन ने? 6 लाख रुपीस की। नेट परचेस प्राइस कितनी आई? 6 लाख। जब तक वो एसेट तुम्हारी फैक्ट्री में नहीं आ जाती, जिस जगह पे आपको उसको यूज करना है वहां तक आके इंस्टॉल नहीं हो जाती, तब तक वो एसेट तुम्हारे काम की है। मैंने ही बेटे अभी अपने घर में स्टूडियो बना रहा हूं मैं। यहाँ पर अपने घर में स्टूडियो बनाने के लिए मैंने अभी 30 इंचेस की टीवी खरीदी है मॉनिटर बनाने के लिए, ठीक है। इतने छोटे छोटे जो स्क्रीन होती है ना, मेरे को थोड़ी सी कम पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने 30 इंचेस की टीवी खरीद ली। मैंने कहा टीवी का भी काम करेगी और अपन अपनी क्लास भी निपटा लिया करेंगे इसमें। 1.5 महीने हो गए, आज तक उसका पैकेट नहीं खुला है। बनी रहा अपना स्टूडियो आज तक। जिस दिन 1-2 दिन की छुट्टी आएगी उस दिन देखेंगे, आराम से इत्मीनान से बनाएंगे स्टूडियो बैठ के, क्योंकि उसके अंदर सेटिंग एटिंग बहुत करनी पड़ती है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या वो टीवी मेरे किसी काम की है? ऐसा ही लग रहा है कि सर 12,000 रुपए खर्चा करके बेवकूफ बन गए हो आप। यही 12,000 रुपए की एफडी बना देते, क्योंकि अब आपका स्टूडियो तो बनेगा 6 महीने बाद, तो 6 महीने की एफडी बनाते, 6 महीने का ब्याज बट्टा वहां से और कमा लेते। एफडी के नाम पे आपका बैंक के अंदर क्रेडिट स्कोर और इंप्रूव हो जाता कि आप एफडी बनाने वाले आदमी हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में सर क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होता, बैंक वाले तुमको ब्याज भी देते। बेकार में टीवी पड़ी हुई है, तो कोई काम किया क्या मेरी टीवी अभी तक? होना नहीं होना सब बराबर ही है मेरे लिए। तो मुद्दा ये है कि जब तक वो एसेट, जहां पे आपको उस एसेट को यूज करना है, जब तक वो यूज करने की कंडीशन में ना आ जाए, रेडी टू यूज की कंडीशन में ना आ जाए, तब तक वो किसी काम की है क्या? नहीं है। और अगर तब तक वो काम की नहीं है, तो जब तक वो रेडी टू यूज की कंडीशन में नहीं आ जाती, रेडी टू यूज की कंडीशन में नहीं आ जाती, तब तक आपने जितना भी खर्चा किया होगा वो सारा का सारा खर्चा क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ऐसा बेसिक प्रिंसिपल हम मान के चलते हैं, ठीक है। कब से कब तक का?
जिस दिन से एसेट खरीदी उस दिन से लेके कब तक का, जब तक वो एसेट रेडी टू यूज की कंडीशन में नहीं आ जाती। अब सर पता कैसे करें कि एसेट रेडी टू यूज की कंडीशन में आई कि नहीं आई? तो भाई एसेट को खरीदने का डिसीजन किसी आदमी ने तो लिया होगा, या तो एक आदमी ने लिया होगा या तो ग्रुप ऑफ पर्सन ने लिया होगा, किसी ने तो लिया होगा ना। उनसे पूछो कि तुमने एसेट खरीदी क्यों है, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा एसेट खरीदने का, बिना कारण तो कोई एसेट नहीं खरीद लेता। तुमने एसेट खरीदी क्यों है? फिर वो आपको क्या बताएगा कि भाई हम इससे ये काम करवाना चाहते हैं, हमारी ये इंटेंशंस हैं, इन इंटेंशंस को पूरा करने के लिए हमने एसेट खरीदी थी। अब ये कुल मिलाकर डिसीजन किसको लेना है? मैनेजमेंट को लेना है। मैनेजमेंट की इंटेंशंस पता करो कि मैनेजमेंट की इंटेंशंस क्या थी इन एसेट्स को खरीदने के लिए, और जब तक एसेट उस कंडीशन में ना आ जाए कि वो मैनेजमेंट की इंटेंशन को पूरा कर सके, तब तक वो रेडी टू यूज की कंडीशन में नहीं आएगी, ऐसा मान लिया जाएगा। तो रेडी टू यूज की कंडीशन सीधे सीधे किस पे डिपेंड हो जाती है? जाके इंटेंशंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इस एसेट को खरीदने से रिलेटेड इंटेंशंस क्या थी। तो जब तक एसेट मैनेजमेंट के इंटेंडेड पर्पस को पूरा करने लायक तैयार ना हो जाए, तब तक के सारे खर्चे क्या होंगे? एसेट की कॉस्ट में ऐड होते चले जाएंगे। सर ये सारी बातें कहां लिखी हैं? सारी बातें लिखी हैं आपकी AS10 के अंदर। AS10 का नाम ही है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई है, मैं अपने मन से नहीं पेल रहा हूं। ठीक, आगे चलो, पक्का? ठीक है। तो भाई आपने डिलीवरी चार्जेस खर्च किए होंगे, क्यों खर्च किए होंगे? एसेट को अपने घर तक लाने के लिए, फैक्ट्री तक लाने के लिए। और जब तक डिलीवरी चार्जेस पे नहीं करोगे तब तक एसेट फैक्ट्री में नहीं आएगी, और फैक्ट्री में नहीं आएगी तो ये भी आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। सर एसेट को यूज करने के लिए इंस्टेंट करना था। हाँ ठीक है बेटे, सही जा रहे हो। शानू का क्या है? क्वेश्चन मार्क लिखा। ठीक है बेटे शानू, आपका आंसर भी। आगे चले, अगला खर्चा कौन सा? चलो बेटे डिलीवरी चार्जेस भी ऐड कर दिए। कितने के ऐड कर दिए अपन ने? 15,000 के डिलीवरी चार्जेस ऐड कर दिए। आगे चले, अब एसेट की कॉस्ट कितनी हो गई? 6,15,000। आगे चलते हैं। अगला बेटे आपके पास में कौन से? इरेक्शन चार्जेस। इरेक्शन चार्जेस नाम सुना है कभी आपने? क्या होते हैं? इंस्टॉलेशन चार्जेस। बिल्कुल ठीक बेटे, इरेक्शन चार्जेस को आप इंस्टॉलेशन चार्जेस भी मान सकते हैं। ओके, क्या करना है इसको? डिलीवरी चार्जेस कितने? 12,000 थे ना? 15,000 के थे क्या? ये लो 15,000 के डिलीवरी चार्जेस। इरेक्शन चार्जेस कितने के? 15,000 के। ऐड कर दूं? करवा दो सर। अगला खर्चा कौन सा? सर अगला खर्चा है हमारे पास में एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। बोलो बेटे क्या करना है इसका? लेना है कि नहीं लेना? जल्दी बताओ, क्यों नहीं लेना? अरे तो हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंस है, मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंस है, लेकिन रीजन भी तो होना चाहिए क्यों रेवेन्यू एक्सपेंस है। मैं तो ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाई इट इज द रेवेन्यू एक्सपेंस। क्योंकि सर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस का एसेट को इंटेंडेड यूज तक या रेडी टू यूज की कंडीशन में लाने तक कोई लेना देना नहीं है। मेंटेनेंस चार्जेस क्यों पे किए जाते हैं? ताकि एसेट जब आपकी यूटिलाइज होना शुरू हो जाए उसके बाद रेगुलर बेसिस पर आपको अपनी एसेट को मेंटेन करना पड़ेगा। एसेट को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस चार्जेस खर्च होते हैं। तो ये खर्चा कब का है? रेडी टू यूज की कंडीशन में लाने के पहले का कि लाने के बाद का है? बात का है। तो इसको ऐड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, छोड़ो, अलग करो। मेंटेनेंस चार्जेस के बाद में अगला खर्चा है एडिशनल स्पेयर टू इंक्रीज मशीन कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी। बोलो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ऐड कर दो आदमी? नहीं, पक्का ऐड करना पड़ेगा बेटा इसको, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ आगे चलूं मैं इसलिए कह रहा था बेटे थोड़ा सा आराम से समझ लो इन सब बातों को। ठीक, अब ये होता क्या है सर? एडिशनल स्पेयर टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी। आपका एएस का कहना ये है कि कोई भी अगर आपने खर्चा किया है, ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की बात कर रहा हूं, और यही चीज आपके सीए फाउंडेशन में भी कवर्ड है। आपके एएस 10 का कहना यह है कि अगर आप किसी भी तरह से कोई भी खर्चा करते हैं जो आपकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाए, कभी आपने सुना होगा ना ये खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे डिवाइड करते हो? जो रिकरिंग नेचर का है वो रेवेन्यू, जो नॉन रिकरिंग नेचर का है वो कैपिटल। ठीक है, और बस? अरे कोई और पैरामीटर भी है? नहीं, ये असल में जो आप पैरामीटर बता रहे हो ना, ये पैरामीटर आता है तीसरे नंबर पे, ऊपर के दो पैरामीटर तो गायब ही हैं इंपॉर्टेंट वाले। इसका सबसे बेसिक पैरामीटर ये है कि अगर आप कोई भी खर्चा करते हैं और इससे ऐसा लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, एंड्यूरिंग बेनिफिट कहते हैं इसको, टेक्निकली क्या कहते हैं हम लोग इसको? एंड्यूरिंग बेनिफिट। एंड्यूरिंग बेनिफिट का मतलब आपको इससे अभी तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, फ्यूचर में भी आपको इससे बेनिफिट मिलता रहेगा। आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद भी आपको इससे बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फिर ये एक्सपेंस कौन सा होगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने एसेट यूज किया, एसेट खरीद के लाई बेटे, कोई भी सामान खरीद के लाया, खाया पिया बराबर, मैगी खरीद के लाई, बनाया खाया पिया बराबर, कल बेनिफिट मिलेगा क्या? कल मैगी खाना फिर से खरीद के लाओ तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा? शॉर्ट टर्म। एक्टिवा खरीदी तो लॉन्ग टर्म। समझ में आया? तो एक्टिवा को क्या बोलने का? एसेट बोलने का, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मैगी को क्या बोलने का?
रेवेन्यू कभी आपने देखा बेटे, कभी घर वालों से जाके बोलो कि पापा मेरे को ये वाली क्लास लगानी है, इतनी इतनी फीस है, कभी तुम्हारे पेरेंट्स बहस नहीं करेंगे, तुरंत जाके फीस जमा करवा देंगे, कुछ भी करेंगे कैसे भी करेंगे, लेकिन फीस पहले पे कराएंगे वो। लेकिन तुम जाके बोलो पापा एक नया जीन्स खरीदना, लड़के जाके बोल दें, इतने जीन्स मिलेंगे ना गालों पे जिसकी हद नहीं है। जूते खरीदने बोलते भयंकर जूते, तुम्हें एक जोड़ी मांगोगे तुमको जूते ही जूते मिलेंगे बेटे, टेंशन नहीं लेने का। कभी अच्छा बेटे कभी मम्मी और पापा को देखना, कभी अगर टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है और कोई ऐसा बड़ा इक्विपमेंट खरीदना है जो 5-10 साल तक चलने वाला होगा, दे विल ऑलवेज बाय द बेस्ट। लेकिन हमारे घर में एक दूध वाला भी आता होगा ना दूध देने के लिए, कभी उसने 2 रुपए बढ़ा दिए अगर 1 लीटर के, तब देखो बेटे मम्मी का भौकाल वाला रूप एकदम, ऐसे कैसे रेट बढ़ गए तुम्हारे, अभी तो बढ़े थे ना, पिछले महीने तुमने 2 रुपए बढ़ाए थे, अभी 2 रुपए बढ़ा गया, मजाक चल रहा है कि दूध तो पानी के जैसा आता है। दूध वाला बोलता नहीं मैडम एक काम करो और 2 रुपए कम कर दो आप। वो बेचारा आखिरी में ऐसा हो जाता नहीं मैडम 2 रुपए और कम कर दो आप। तो ये डिफरेंस है क्यों, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन सच बिहेवियर। बिहेवियर के बीच में डिफरेंस ये है, अगर आप एक टीवी खरीदते हैं तो वो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला खर्चा है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला खर्चा होता है ना, तो उस समय हमेशा वहां पे प्राइस नहीं देखी जाती, वहां पे क्या देखी जाती है, क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है। लेकिन जो दूध का खर्चा है आपका, जीन्स का खर्चा है, जूतों का खर्चा है, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिकरिंग नेचर का। इन खर्चों को जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप सही तरीके से फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं हो सकते आप। इसलिए किसी बिजनेसमैन को देखना, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है ना, तो थोड़ा सा अगर पैसा ज्यादा भी खर्च हो गया ना तो माइंड नहीं करता। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंस में अगर थोड़ा सा वेजेस का खर्चा बढ़ जाए, सैलरी का खर्चा बढ़ जाए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बढ़ जाए, तब देखो बाजू वाला प्रोजेक्टर क्यों बंद है। समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बेटे किसी का भी रीजन ढूंढना है तो अकाउंटिंग पढ़ लो अच्छे से। जिसने अकाउंटिंग पढ़ ली ना, उसको सबका बिहेवियर समझ में आ जाता है कि ये आदमी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, ये आदमी वैसा क्यों बिहेव कर रहा है। आगे बात समझ में? तो मुद्दा यहाँ पर ये है कि जब आप कहते हैं और दूसरा पहला क्राइटेरिया क्या था, हाँ, जो खर्चा आपको लॉन्ग टर्म एंड्यूरिंग बेनिफिट दे वो क्या होगा आपके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे वो क्या होगा आपके लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर सवाल ये पूछा गया पता कैसे करें कि कौन सा खर्चा लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है और कौन सा नहीं दे रहा, इसका बेंचमार्क क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन कैसी होगी। सिर्फ बोलने से काम थोड़े ना चल जाता है। ठीक, अब बेटे अक्सर कभी आपने इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में रील देखी होगी आपने, रील में अक्सर कभी अगर आपने धोखे से देखा होगा तो ऐसे दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो आपके मुंह पे आपकी बुराई नहीं करते लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को आपका मजाक उड़ाने का शौक है। ऐसे कुछ रील सुनी है कभी आपने? ऐसे मतलब भर भर के दुनिया भर की रील आती है, होते हैं ना ऐसे। अबे तो ये तो बता दे पता कैसे करें कि कौन हमारे मुंह पे बुराई कर रहा है, कौन हमारे पीछे बुराई कर रहा है। भाई तूने तो ज्ञान देके चला गया, तू ये तो बता कि पता कैसे करूं मैं। मुद्दा तो यही है ना भाई, ये तो ज्ञान हमारे पास में पहले से। लेकिन मुश्किल कहां पर आती है, आदमी को पहचानने में। तो आदमी को पहचानने का तरीका क्या है ये तो बताओ कम से कम, वो तो बताया नहीं तुमने। ठीक है, ज्ञान दिया चले गए। ठीक है, अब कई बार बेटे मैं इंस्टाग्राम में एक रील देखता हूँ, वो हमेशा रील बनाने वाला वो हमेशा लॉयन को या टाइगर को हमेशा अपने बेंचमार्क लेके चलता हूँ, अगर मैं चुप हूं तो तुम खुश रहो, क्योंकि अगर मैं बोलने जाऊंगा तो ये मेरी खामोशी से ज्यादा खतरनाक है। मैंने कहा माँ कसम डायलॉग लाता कहां से भाई। ठीक है, if I am silent that means beast inside me is still sleeping। अच्छा, मेरे अंदर एक जानवर भी है। मेरे को तो लगा था माँ बाप ने बताया था बेटे तुम इंसान की जात हो, इंसान ही रहोगे। बात आज अभी अभी रील देख के पता चला कि मेरे अंदर एक जानवर भी है, सो रहा है, सोने तो इसको। ठीक है, हे भगवान कहाँ है वो जानवर मेरे अंदर, कौन सी किस्म का जानवर है ये तो पता लगे। अपन बोल रहे हैं कि बीस्ट इनसाइड मी इज स्लीपिंग, पता लगा बीस्ट कौन सा है, सर आपके अंदर चूहा बैठा हुआ है। अब तो करेंगे क्या? मुद्दा ये है, अब तुम दिखा रहे हो बेटे शेर की, अब लड़कों को बेटे भयंकर भी कुछ आवाज आता है, वो आदमी ऐसे रील देख के यार, और उसके बाद मम्मी ने बोले चल बेटा दूध पी ले, मम्मा आ रहा हूं मैं, चल दूध पी ले, मम्मा बीस्ट इनसाइड मी स्लीपिंग। मम्मा ने रात से माय बीस्ट हैज बीन ऑलरेडी अवेकन बेटा, तू चल और दूध पी ले। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर का तो सो ही रहा है, मम्मा के अंदर का जाग चुका है लेकिन। ठीक है, तो मुद्दा यहां पर ये है कि भाई ये तो बताओ कि पहचाने कैसे। तो इन्होंने कहा भाई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है, कैसे पहचाने? तो उन्होंने बताया कि भाई अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो रेवेन्यू जनरेट करने का है। तो अगर वो आपकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ा दे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो बेटे यहां पर एक बड़ा सा मूवी हॉल बना, थिएटर हॉल बना दिया आपने। थिएटर हॉल में अभी सिटिंग कैपेसिटी है अभी, अच्छा पूना का कभी आपने स्टेडियम देखा है?
मैंने कल ही देखा है, क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। कल ही मैंने पूना का स्टेडियम देखा था। पूना के स्टेडियम में एक बहुत बड़ा वाला स्टैंड है और बाकी उसके साइड में छोटे छोटे स्टैंड है, ऐसे ही ना बैठने के लिए सिटिंग कैपेसिटी। अब बेटे वहां पे जहाँ छोटे छोटे स्टैंड है वहां पर भी अगर बड़े बड़े स्टैंड बना दिए जाए तो सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इन दैट कंडीशन अगर कोई भी क्रिकेट मैच वहां पर होता है देन दे विल बी एबल टू जनरेट मोर रेवेन्यू। तो वो जो स्टैंड एडिशनल स्टैंड बनाने में जो खर्चा आएगा वो खर्चा कौन सा हो जाना चाहिए फिर आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। अब रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आपको फ्यूचर में पहले से ज्यादा कैश आएगा। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये भी होता है कि अगर आप कोई खर्चा करते हैं जिससे आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस कम हो जाएं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो वो खर्चा भी कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैंक वालों ने पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज क्यों किया? बैंक वालों ने पूरे सिस्टम को कंप्यूटराइज करने का सबसे बड़ा रीजन ही ये था क्योंकि बैंक के अंदर कस्टमर्स की इनफ्लो इतनी ज्यादा थी कि हर एक कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा काम करो एटीएम बना दो, जिसको पैसे निकालना है वो बैंक के अंदर घुसेगा ही नहीं, बाहर के बाहर ही नहीं पटलेगा। फिर धीरे धीरे डिपॉजिट करने वालों की लाइन लंबी हो गई, तो उन्हें काम करो अब एटीएम मशीनें ऐसी बनाओ जिसमें डिपॉजिट भी हो सके। तो जिसको डिपॉजिट करना है वही बैंक के बाहर ही निपट लेगा, जिसको पैसे डिपॉजिट करना है वही बाहर ही निपटे, और जिसको निकालना है वही बाहर ही निपटे। तो ऐसी कंडीशन में ये जो खर्चे हो रहे हैं ये सारे खर्चे हो क्यों रहे हैं? ताकि आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कम किया जा सके। आज भी किसी से पूछना कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज करता होगा तो हर पर्सन यही बोलेगा कि सबसे बढ़िया मोबाइल एप्लीकेशन आज तक किसी बैंक ने बनाया है तो बनाया आईसीआईसी बैंक ने, अल्टीमेट। और इतना जबरदस्त बनाया और उसके ऊपर इतनी जबरदस्त तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं कि अब आईसीआईसी बैंक वालों को उतने लेबर फोर्स की जरूरत ही नहीं जितने पहले हुआ करते। दिन ब दिन आईसीआईसी बैंक के अंदर नंबर ऑफ जो एम्प्लॉइज हैं वो कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐप ही इतना शानदार बनाया। और हर कोई बिजनेसमैन जो है जो मोबाइल एप्लीकेशन को पेमेंट करने के लिए ज्यादा यूज करता है वो किसी बैंक में अकाउंट ओपन करे या ना करे आईसीआईसी बैंक में पहले जाता है आज की डेट में, क्योंकि उनका मोबाइल ऐप इतना शानदार है, जबरदस्त अल्टीमेट मोबाइल ऐप बनाया उन्होंने। अब बाकी किसी बैंक का मोबाइल ऐप उठा के देख लो, कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है। तो सबसे घटिया मोबाइल ऐप किसका मिलेगा? एक्सिस बैंक का। हर चौथे दिन गायब, हर चौथे दिन सर्वर बैठ जाता है। क्रेडिट कार्ड की रिपोर्ट मांगो मिलती नहीं है, ठीक है, डेबिट कार्ड की रिपोर्ट मांगो मिलती नहीं है, कभी स्टेटमेंट जनरेट ही नहीं हो रहा, जमाने भर के तमाशे, आए दिन उनके सर्वर के इशू रहते हैं। तो यहां पर अल्टीमेटली आईसीआईसी बैंक वालों ने तो एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर सब कुछ कर करा के उन्होंने तो अपने एम्प्लॉय की सैलरी का खर्चा कम कर लिया ना। तो अब अभी तो खर्चा कम हो गया, अब यही मोबाइल एप्लीकेशन फ्यूचर में भी तो एम्प्लॉय के खर्चे को कम कर देगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाने में जो खर्चा किए हैं आईसीआईसी बैंक वालों ने 90 करोड़ रुपए, वो कुल में लाके बेटे कहीं से गलत खर्चा नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल एप्लीकेशन 90 करोड़ रुपए का बना है उनका, 90 करोड़ ओनली जस्ट फॉर सिंगल मोबाइल ऐप। और उसके ऊपर भी अभी अपग्रेडेशन चालू है। अब ये अपग्रेडेशन क्या होता है? इनका मानना ये होता है कि तुमने कोई मोबाइल, आईसीआईसी बैंक वाले किस थ्योरी पे काम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नया फीचर जो हमारे 2 एम्प्लॉय की जरूरत को भी कम कर दे तुरंत इनकॉर्पोरेट करो। कोई भी ऐसा फीचर जो हमारे 2 एम्प्लॉय को भी कम कर देगा ना, इनकॉर्पोरेट कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 2 एम्प्लॉय कम कर दिए तो 2 एम्प्लॉय की बेटे महीने की 50,000 के हिसाब से 1 लाख रुपए की सैलरी तो बच रही है तुम्हारी, साल भर की 12 लाख रुपए की सेविंग का खर्चा, सैलरी का खर्चा आपका सेव हो गया। तो कुल मिला के कैश आना ही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, कैश का जाना अगर रुक जाए तो ये भी क्या माना जाएगा? आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट माना जाएगा। तो यहां पर बेसिक पैरामीटर किसी भी खर्चे को कैपिटल और रेवेन्यू में क्लासिफाई करने के लिए क्या है? वेदर यू आर गेटिंग द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और नॉट। इसके लिए सबसे पहले देखा जाता है इसमें रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। हर वो खर्चा जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे और वो लॉन्ग टर्म तक अगर आपको बेनिफिट देता रहे तो वो खर्चा क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। सोचो बेटे जिसके पास में भी 2 व्हीलर होगी, उसकी 2 व्हीलर अभी 40 का एवरेज दे रही है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 लीटर पेट्रोल डलाओ 40 किलोमीटर चलेगी। तुम्हारा अगर मान लो कोचिंग क्लास से लेके घर तक का अगर डिस्टेंस 20 किलोमीटर का होगा तो रोज 1 लीटर पेट्रोल लग रहा है आपको। 1 लीटर पेट्रोल लगभग 100 रुपए का है। संडे को छोड़ दूं और लगभग मैं मान के चलूं कि 25 दिन की अगर क्लास चल रही है तो 25 दिन के अंदर 2500 का तो सिर्फ आपने पेट्रोल डलवा लिया अपनी गाड़ी में। साल भर के अंदर कितना हो गया? 30,000 रुपए का तो पेट्रोल डलवा लिया आपने। अब अगर मैं कहूं कि जापान वालों ने एक नया कार्बोरेटर बनाया है, कार्बोरेटर समझता है ना? हाँ, जापान वालों ने कार्बोरेटर बनाया है, उस कार्बोरेटर को लगा लो आप, आपकी गाड़ी का एवरेज हो जाएगा 100 किलोमीटर पर लीटर। सपने की बात है, हाँ? कोई मांगने मत लगना सर एड्रेस बताओ कहाँ मिलता है, ठीक है? ऐसा कोई कार्बोरेटर बना नहीं है, लेकिन मान लो उन्होंने बना लिया। जापान वाले कहते हैं कि ये कार्बोरेटर 15,000 रुपए का, खर्चा करोगे कि नहीं करोगे? पहली फुर्सत में सर। क्यों सर? देखो ना, एक बार कार्बोरेटर लगाना है, 15 साल तक गाड़ी चलेगी तो 15 साल तक एवरेज कितने का देगी? 100 किलोमीटर पर आवर का। जेब से खर्चा रुक गया कि नहीं रुक गया? लोग ईवी की तरफ इतना शिफ्ट क्यों हो रहे हैं?
सबसे बड़ा रीजन यही है। आज जाके तुम खरीद दो बेटे, बजाज चेतक वालों ने ईवी लॉन्च करी है ना, 1,40,000 रुपए के आसपास की स्कूटर है वो, लेकिन 1,40,000 में खर्चा कितना है इनका मालूम है? डेली का पर किलोमीटर अगर देखा जाए तो 20 पैसे 30 पैसे पर किलोमीटर का खर्चा है। तो अल्टीमेटली जिसको शहर के अंदर लोकल में, अब बाहर तो आप लेके जा नहीं सकते क्योंकि इसकी कैपेसिटी उतनी होती नहीं, एक बार चार्ज किया तो 90-95 किलोमीटर तक के आसपास वो बैकअप देती है। तो जिसको शहर के अंदर 40-50-60 किलोमीटर डेली घूमना है उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ना बॉस। रोज का तुम 100 का पेट्रोल खर्चा करते हैं, 4 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारा काम हो रहा है, किसको बुरा लगता है? 100 की जगह सीधे 4 रुपए पे आ गए आप। तो इसीलिए आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर टू व्हीलर कोई बिक रही है, ईवी कोई टू व्हीलर बिक रही है तो कौन सी बिक रही है? चेतक बिक रही है, क्योंकि एक तो माइलेज भी उसका तगड़ा, मतलब की कैपेसिटी भी बहुत बढ़िया है, लुक वाइज भी बढ़िया है, पिकअप भी तगड़ा है, उसका खर्चा एकदम कम के बराबर है, नहीं के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इस तरीके से भी कोई खर्चा करते हैं जो आपकी फ्यूचर रनिंग कैपेसिटी को बढ़ाए, तो ये अल्टीमेटली क्या है आपके लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इतना ठीक है। रिकरिंग नेचर तो आपने मालूम ही है कि जो खर्चा बार बार होता रहे वो क्या होगा? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लेकिन जो सालों में एक बार वो क्या होगा? आपका नॉन रिकरिंग नेचर, तो ये क्या हो जाता है आपके लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बेसिक पैरामीटर और भी है आपका। बेसिक पैरामीटर कौन सा है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये कैलकुलेटर कितनी जिंदगी होगी इसकी? लगभग 5 साल। नहीं, ईमानदारी से अगर इसको ना पटका जाए, लड़ाई झगड़े के समय इसी को फेंक के, मतलब इसी को हथियार की तरह इस्तेमाल ना किया जाए, भाई से लड़ाई हुई भाड़, ऐसा काम ना किया जाए, अगर मान लो इज्जत ईमानदारी से जहां पे आप अपनी स्टडी टेबल में पढ़ते हैं वहीं पर इसको रखा जाए। जब आप अपना कोचिंग क्लास के लिए जो बैग भरते हैं, बैग के अंदर इसको बिल्कुल बेइज्जत तरीके से ठूस के ना रखा जाए। प्रॉपर टाइम पे जब इसकी बैटरी डाउन हो जाए तो इसकी बैटरी को चेंज करवा लिया जाए। 20 रुपए की बैटरी आती है इसकी। तो कैलकुलेटर बड़ा आराम से 5 साल तक सर्विस देता है। मेरे पास में कैसियो का कैलकुलेटर लगभग 12 साल हो गए बॉस, आज तक वो कैलकुलेटर चल रहा है। खरीदा था मैंने 450 रुपए का, ओरिजिनल कैसियो का कैलकुलेटर था। अब ऐसा नहीं लग रहा, 450 का खरीदा, 12 साल से चल रहा है, तो इससे बड़ा लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या देगा भाई? दिख रहा है कि नहीं लॉन्ग टर्म बेनिफिट? मैं तो इसको यूज भी कर रहा हूं अपनी सर्विसेज की डिलीवरी के लिए। लेकिन अब इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानू कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बोल दो कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो सर आप, क्योंकि 12 साल तक आपको इसकी सर्विस मिलेगी। क्यों मना कर रहे हो? बोलो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अरे सर सीधा सीधा हिसाब किताब है। खरीदा कितने का तुमने? 450 का। अगर इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल की मान ली, तो इसकी अकाउंटिंग करने में 1000 रुपए खर्चा हो जाएंगे। भाई अपन अकाउंटेंट आदमी है, बिजनेसमैन लोग हैं, कॉस्ट बेनिफिट कंसेप्ट तो पहले नाप लेते। सोचो ना, अगर तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया तो एंट्री क्या बनाओगे? कैलकुलेटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर कैलकुलेटर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एक अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और अगर मान लो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का केस है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रूवल के लिए जाएगी। फिर वो अकाउंटिंग पॉलिसी अपने ऑडिटर के साथ में तुमको बैठ के डिस्कस करना पड़ेगी। फिर अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड होने के बाद उसी अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से हर साल ईयर एंड में तुमको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। फिर वो डेप्रिसिएशन को तुम ट्रायल बैलेंस में लेके जाओगे। ट्रायल बैलेंस से कहां जाएगा? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर बैलेंस शीट में। 10 साल तक करते करते ऐसा ही लग रहा कैलकुलेटर तो 400 का था और अकाउंटिंग में कितना खर्चा हो गए? 1000। तो बेटर ऑप्शन है सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो, चुपचाप पहले साल में कहां भेज दो इसको? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजो और पहले साल में कर दो, किस्सा खत्म। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए कई बार खर्चा अगर बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का है, नहीं के बराबर है, तो उस खर्चे को तुम रेवेन्यू मानो, कैपिटल मानो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला। तो बेस्ट ऑप्शन है क्या मान लिया जाए उसको? रेवेन्यू। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर खर्चा तो बहुत बड़े अमाउंट का है लेकिन शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने वाला है तो इसको कैपिटल मान लेते हैं, ऐसा मत कर देना। नहीं तो तुमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, दे धकाधक मार्केटिंग का डाली उठा के। अभी किया ना यूनिक एम्बिशियस वालों ने, नई क्लास शुरू करनी थी, दे बिल्कुल फाड़ के मार्केटिंग करिए। ठीक है, आउटपुट के नाम पे ठीक है जो भी है, तो मुद्दा ये है अच्छी खासी मार्केटिंग तो कर दी, ठीक है, लेकिन अब एडवर्टीजमेंट तो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो रेवेन्यू रहने वाला है वो तो। अब तुम बोलो कि हमने इतना खर्चा कर दिया, इससे हमको 5 साल तक बेनिफिट मिलते रहेंगे, इसलिए इस खर्चे को 5 साल में राइट ऑफ करेंगे, फालतू बकवास है ये। चुपचाप एडवर्टीजमेंट का खर्चा तो कहां भेज देना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले साल में ट्रांसफर करके किस्सा खत्म कर देना। तो अमाउंट अगर बहुत बड़ा है तो ये मत बोल देना कि सर ह्यूज अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉमिनल अमाउंट रेवेन्यू। अरे नॉमिनल अमाउंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, लेकिन ह्यूज अमाउंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम ना दे दें आप। समझ में आ गई बात? So these are certain parameters for identifying the particular expenditure whether it is the revenue or the capital. अब बेटे क्वेश्चन के अंदर साफ लिखा हुआ है इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी, लिखा है यहाँ पर। अर्निंग कैपेसिटी अगर इंक्रीज कर रहा होगा कोई भी खर्चा तो रेवेन्यू होगा कि कैपिटल होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो इसको भी ऐड करवा देना चाहिए। सर यहां पे अगर इतना ना लिखा होता तो क्या करते आप? टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, सिर्फ लिखा होता कॉस्ट ऑफ एडिशनल स्पेयर।
एग्जाम में तो कुछ भी आएगा, लिखा होता कॉस्ट ऑफ एडिशनल स्पेयर। तो एडिशनल स्पेयर का मतलब होता है कि आपने कोई मशीन खरीदी, कोई मशीन खरीदी तो आए दिन बेटे मशीन के अंदर छोटी मोटी टूट फूट हो जाना तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कभी कोई गियर टूट गया, कभी कोई बटन खराब हो गया, कभी कोई स्विच खराब हो गया, तो इमीडिएटली अपन उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर एडिशनल स्पेयर का कोई भी खर्चा आपको दिखाते हैं लेकिन उससे ये कंफर्म नहीं होता है कि इससे आपकी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो फिर आप उसको चुपचाप क्या मान ले, अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ले। डिफरेंस समझ में आ गया? आगे चलूं? पक्का? ठीक है, तो तुम्हारा एक चैप्टर और कंप्लीट हो गया है, कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला। ठीक है, तो अगले पेपर के अंदर वो भी दे दूंगा मैं। आगे बढ़ जाऊं? आगे चलो, ठीक है। लो बेटे, अगला है बेटे कॉस्ट ऑफ एडिशनल स्पेयर। कितने का था एडिशनल स्पेयर का खर्चा अपना? 40,000। 40,000, तो इसके अंदर बेटे 40,000 और ऐड। अच्छा अभी तक देख लो टोटल कितना हो गया, बार बार इतना सारा नहीं लिख पाऊंगा यार मैं। 6 लाख 15 15 30 और 40 70 ना, 6,70,000। ठीक है, चलो अगला खर्चा है बेटे एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। अपन आ गए थे कहां तक? 6,70,000 तक आ गए थे। अब बताओ बेटे एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम के खर्चे को ऐड करना है कि नहीं करना है? नहीं, क्यों सर? रेवेन्यू एक्सपेंस है, और कायदे से अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है देखा जाए तो क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं वो एसेट के एक्सीडेंटल लॉस को कवर करने के लिए लेते हैं, और एक्सीडेंटल लॉस को कवर करने के लिए ले रहे हैं तो नॉर्मली एक्सीडेंटल लॉस आपकी रेडी टू यूज की कंडीशन में आने के बाद ही हो सकता है, अगर हुआ भी तो। इसलिए इस खर्चे को भी आप अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही माने। इट विल नॉट बी कैपिटलाइज्ड, इट विल नॉट बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। इतना ठीक है? आगे चलूं? और कोई खर्चा है क्या? हाँ, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस फॉर रिमूवल ऑफ सच आइटम ऑफ पीपीई एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ 15,000। सर ये क्या मामला है? मामला ऐसा है, गवर्नमेंट से आपने मान लो 50 साल की लीज पे एक लैंड लिया, गवर्नमेंट ने आपको लैंड भी सैंक्शन कर दिया, आपने बनाई वहां पर अपनी फैक्ट्री, 50 साल तक आपने फैक्ट्री चलाई, खूब पैसा कमाया, तबीयत से कमाया। फिर गवर्नमेंट के पास पहुंचे, आपकी लीज को रिन्यू कर दो अगले 50 साल के लिए, गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नहीं हम लीज रिन्यू नहीं करेंगे। 50 साल तक जो कमाना था कमा लिया ना, अब अपना लैंड खरीदो, अपना लैंड खरीद के वहां पे अपनी फैक्ट्री बना लो। इन्होंने कहा ठीक है कर देते हैं खाली। इन्होंने लैंड खाली कर दिया, गवर्नमेंट को नोटिस भी आ गया, प्लीज वेकेट द लैंड एज सून एज पॉसिबल, ऐसे करके उन्होंने कहा, गवर्नमेंट का नोटिस भी आ गया। हमने कहा ठीक है भाई अब खाली तो करनी है, हमने फैक्ट्री से पूरी मशीनें निकाली, ये जो जो निकाल सकते थे सब निकाल लिया अपन ने, कोई ऑल्टरनेट जगह ढूंढी, वहां पर अपन ने अपनी अपनी फैक्ट्री बनवाई, वहां पर जाके पूरी मशीनों को इंस्टॉल कर दिया, सब कुछ कर दिया, अपना काम चालू हो गया, बात खत्म हो गई। इतने में तो बात कायदे से खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन बेटे 3 महीने बाद फिर गवर्नमेंट का नोटिस आ गया, भैया हमने तुम्हें दिया था साफ सुथरा लैंड, पूरा एक जैसा, अब उस लैंड पे जो तुम्हारी फैक्ट्री का खंडर दिख रहा है ना, उस खंडर को गिरवाओ, वहां पे जितना भी तुम्हारा स्क्रैप पड़ा हुआ है वो स्क्रैप वहां से हटवाओ, और जिस कंडीशन में लैंड आपको दिया गया था उसी कंडीशन में वापस करो। अगर अगले 3 महीने के अंदर तुमने ये काम नहीं किया तो इस काम के करवाने के लिए 10 लाख रुपए आपसे कंपनसेशन चार्ज किए जाएंगे। अभी क्या करना? अपने हिसाब से मलमा साफ करवा के देना है कि गवर्नमेंट को 10 लाख का कंपनसेशन देना है? अपन ने भी कैलकुलेट किया है, गवर्नमेंट का नोटिस आया, करना क्या है? तो अपने लॉयर ने भी कहा कि भैया देखो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से तुमको साफ करके तो देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है पता करो कितना खर्चा होने वाला। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए खर्च होंगे लगभग वहां से पूरा बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना, फिर उसका जो भी स्क्रैप निकलेगा उसको वहां से रिमूव करने में 2 लाख रुपए खर्च होंगे। तो बताओ बेटे अपन ने 2 लाख खर्चा करना कि सरकार को 10 लाख का लोन कॉम्पनसेशन पे करना है? 2 लाख खर्चा करो, किस्सा खत्म करो। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो एसेट की जब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ खत्म होगी तो उसका जो कचरा है, उसका जो स्क्रैप है, उसको साफ करने के लिए जो पैसे खर्च होंगे, ये पैसे कब खर्च होने वाले हैं? एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तो उसको आज अपनी एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे या नहीं करोगे? नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ, क्या कहते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड रिमूवल कॉस्ट, रिमूवल कॉस्ट। आपका आंसर एकदम सही है, मैं मना नहीं करूंगा कि आपका आंसर गलत है, लेकिन गलत क्यों है अब वो भी सुन लो। असल में होता यह है कि जब आप 11th और 12th में इस चैप्टर को पढ़ते हैं, तब 11th और 12th में इस चैप्टर को पढ़ते समय ये डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस को एसेट की कॉस्ट में ऐड करने के लिए बहुत ज्यादा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता। लेकिन जब आप AS10 की बात करें तो भाई आज अगर आपने एसेट खरीद के इंस्टॉल करिए तो कभी ना कभी तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, ये बात तो कंफर्म है। होता ना कई बार दिखाई जाती बड़ी बड़ी बिल्डिंगों गिरा दी अपन ने बम लगा के, बड़ा अच्छा लगता ना देखने में, धड़धड़ा के पूरी बिल्डिंग नीचे गिर रही है,
ठीक है, फिर वो किसके नाम से आता है, सेटिस्फाइंग वीडियो होता है ना कभी यूट्यूब के अंदर, मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो, ये बिल्डिंग गिरती हुई धड़ 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 धड़। अब यार बिल्डिंग गिरती हुई दिख रही है, इसमें भी लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बताओ। फिर कल तो ऐसा होगा कि एक आदमी दूसरे आदमी को दे भड़ा भड़ मारे जा रहा है, मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो, किसी को पिटते हुए देख रहे हैं अपन, वाह। फिर अगला वीडियो तुम्हारे घर में ही बनने वाला है, मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो, ये लड़का आज पिटा है अपनी मम्मी से, ये लो। फिर पूरी क्लास देख के सेटिस्फाइड हो गया, अच्छा पिटा था है। तो मुद्दा ये है कि भाई कभी ना कभी तो बिल्डिंग पुरानी होगी, जर्जर होगी, उसको वहां से रिमूव भी तो करना पड़ेगा। और आजकल रिमूवल एक्सपेंसेस बहुत महंगे हो चुके हैं, ऐसा नहीं है, पहले के जमाने में नहीं होते थे लेकिन आजकल तो होने लगे हैं। तो ऐसे खर्चों को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड रिमूवल एक्सपेंसेस। अगर एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऐसा भी कोई खर्चा होने वाला है तो इसको भी आप अपनी एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। इतना क्लियर है, हाँ या ना? तो बस बेटे इन्हीं खर्चों को ऐड कराओ। एडिशनल कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग 15,000, कहां तक पहुंच गए थे अपन, 6,70,000 तक तो पहुंच ही गए थे ना, 6,70,000 तक पहुंच ही गए थे। 15,000 का ये खर्चा और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6,85,000, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ योर एसेट। इतना ठीक है सर? तो बेसिक पैरामीटर क्या है, परचेज प्राइस ऑफ द एसेट माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इससे क्या मिलेगा, नेट परचेज प्राइस। इसके बाद और क्या ऐड करेंगे, तीन खर्चे। कौन कौन से तीन खर्चे, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इरेक्शन चार्जेस एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ट्रायल रन एक्सपेंसेस एंड डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस। इतना ठीक है? कोई भी ऐसा खर्चा जो एसेट को रेडी टू यूज की कंडीशन में लाने तक के लिए किया जाए, कोई भी ऐसा खर्चा जो एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया जाए जिससे आपका फ्यूचर रनिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, या कोई भी ऐसा खर्चा जो एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाए, वो सारे खर्चे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे और इसको आप अपनी एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। इतना क्लियर है? याद रहेगी बात? पक्का? चलो फिर आगे। अच्छा, अगर मान लो गवर्नमेंट टैक्सेस होते तो, हालांकि मैं फिर भी कह रहा हूं कि टैक्सेस तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो आपने कोई एसेट खरीदी है तो हो सकता है बेचने वाले ने जीएसटी चार्ज किया होगा। जीएसटी का नाम सुना है ना? हाँ, तो हो सकता है बेचने वाले ने जीएसटी चार्ज किया होगा, तो जीएसटी तो हमको अपनी जेब से भरना पड़ा है। ऐड करोगे कि नहीं करोगे? आधी क्लास हाँ, आधी क्लास ना, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, ओके। टैक्सेस, टैक्सेस को कभी दो टाइप के टैक्सेस पढ़े होंगे आपने, एक पढ़ा होगा डायरेक्ट टैक्सेस और एक पढ़ा होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस? हाँ, जो इनकम पे लगेंगे वो डायरेक्ट टैक्स है, जो खर्चों पे लगे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऐसे ही है कुछ? नहीं, चलो जाने दो, खैर। अच्छा, एक क्या होता है, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो जिसकी इनकम हुई है उसी की इनकम पे वो टैक्स लगेगा, इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है? डेफिनेशन में कुछ पढ़ रखा होगा आपने कि जिस आदमी से टैक्स सरकार वसूल कर रही है उसी के ऊपर उसका बर्डन भी आएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना? यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द बर्डन of the tax is on the same person, that is known as direct taxes. लेकिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और बर्डन ऑफ टैक्स अगर दोनों के ऊपर अलग अलग हो, अलग अलग पार्टी के ऊपर जाए, तो फिर इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल बेटे, किसी प्रोड्यूसर ने सामान का अपना एमआरपी डिसाइड कर लिया कितने का, 100 रुपए का। सरकार कहती है 28% का जीएसटी लो, तो इसी के अंदर क्या करेगा वो, जीएसटी के कितने ऐड कर देगा, 28 रुपीज ऐड कर देगा, और फाइनली तुमको लिस्ट प्राइस ही कितना बताएगा वो, 128 का बताएगा। तो गवर्नमेंट जीएसटी किससे कलेक्ट करेगी, मैन्युफैक्चरर से, और ये मैन्युफैक्चरर ये जीएसटी किससे रिकवर करेगा, कस्टमर से। तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर गया, कस्टमर के ऊपर। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन है, गवर्नमेंट, सॉरी मैन्युफैक्चरर। इतना ठीक है? तो जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और बर्डन दो अलग अलग लोगों के ऊपर जाता है तो इसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की खास बात होती है कि मैन्युफैक्चरर ने पे तो किया गवर्नमेंट को, लेकिन वो रिकवर किससे कर लेता है, कस्टमर से रिकवर कर लेता है। कस्टमर अपने आगे वाले कस्टमर से रिकवर कर लेता है। एक कंपनी ने मशीन बनाई, ठीक है, अब मशीन बना दी उसने 1 लाख रुपए की, मान लो उस पर 18% का जीएसटी लगता होगा, तो 18% का उसने जीएसटी जोड़ा, तुमको कितने बेची उसने, 1,18,000 में मशीन बेच दी। 18,000 क्या है इसके अंदर, जीएसटी है। इतना ठीक है? तुमने मशीन खरीद के लाई, अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल करी, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया। अब जब उन गुड्स एंड सर्विसेज को आप बेचोगे तो तुम भी तो जीएसटी कलेक्ट करोगे। मान लो इसी मशीन को यूज करके तुमने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, गुड्स एंड सर्विसेज कुल मिला के आपने साल भर में 5 लाख रुपए की बेची। आप जो गुड्स एंड सर्विसेज बना के बेचते हैं उसमें मान लेते हैं 10% का जीएसटी लगता है, तो जीएसटी कितना कैलकुलेट किया होगा, 50,000 का। अब बेटे ये जीएसटी तुम ऑलरेडी, ये 18,000 का जीएसटी ऑलरेडी हम गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं, और ये 50,000 का जीएसटी हमने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया है, ऐसी काम है ना। तो अब जब मैं गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाऊंगा तो इस 50,000 में से 18,000 रुपए पहले माइनस कर दूंगा, क्योंकि 50,000 का जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, 18,000 का जीएसटी ऑलरेडी एसेट खरीदते समय पे कर चुका हूं मैं, बराबर है कि नहीं। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया आपके लिए, रिकवरेबल। कौन सा टैक्स है ये, रिकवरेबल।
तो यहां पर फिक्स्ड एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है कि जो टैक्सेस हैं वो रिकवरेबल है या नॉन रिकवरेबल है। अगर वो टैक्सेस रिकवरेबल हैं तब तो अल्टीमेटली खर्चा ही नहीं हुआ ना आपका। आपने एक हाथ से गवर्नमेंट को टैक्स पे किया लेकिन बाद में वसूल भी तो कर लिया, तो कोई खर्चा है आपका ये, तो एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा नहीं होगा। लेकिन अगर खर्चा नॉन रिकवरेबल है तब उस कंडीशन में खरीदते समय तो आपने पे कर दिया लेकिन आप इसको रिकवर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो फिर वो कॉस्ट आपकी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो सकती है। तो अगर टैक्स और ड्यूटी का कोई मामला है तो देखना पड़ेगा वेदर दो टैक्सेस आर रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल इन नेचर। इफ दे आर रिकवरेबल इन नेचर it will not be added, if they are non recoverable in nature it will be included in the cost of fixed asset। याद रहेगी बात? पक्का? चलो ये भी हो गया। लो बेटे लिखना नहीं है, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ आपकी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आगे चले, आगे चलते हैं। लो बेटे, जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड द मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2009। सिर्फ समझना बेटे आपको, क्योंकि मुझे एक दो पॉइंट और थ्योरी के समझाने, बस उसके बाद कहानी खत्म है, अपनी थ्योरी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच जाएंगे फिर। Jain Brothers acquired machinery on 1st January 2009 at a cost of rupees 24,000 and spent rupees 1,000 on its installation, having the scrap value of 5,000. At the end of useful life 4 year, books are closed on 31st December every year. Calculate the rate of depreciation। बताओ बेटे अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, जल्दी बताओ बेटे स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब परसेंटेज चाहिए। हाँ 5% चेक करो। लो बेटे स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 24,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? अच्छा, और एडिशनल खर्चा कितना किया था? 1 लाख का, ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 25,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 साल। तो हर साल कितना चार्ज करोगे? 20,000 का 20,000 डिवाइडेड बाय 4, 5,000 पर एनम का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100। डेप्रिसिएशन कितना हर साल का? 5,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी? 25,000। 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया? 20%। याद रहेगा बेटे? चाहो तो लिख लो, एक फॉर्मूला ये लिख लो और एक फॉर्मूला ये लिख लो। 20%। राहुल का आंसर एकदम सही, आयुषी, रुद्राक्षी, आदित्य, 3-4 आंसर एकदम सही आए हैं। रूबा का भी आंसर एकदम सही है। बाकी कहां गए नालायक ऑनलाइन वाले? अरे मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, बस 5-7 आंसर, कितनी शर्म की बात है। अभी बेटे गब्बर सिंह पूछेगा कितने आदमी थे रवनीत, तो मैं बोलूंगा 100, और तुम आंसर कितनों ने दिया? मैं बोलूंगा 5। बहुत नाइंसाफी है। 3 गोली दागेगा बेटा गब्बर मेरे ऊपर, नालायक को। सर आपके सामने कौन गब्बर है बेटे? एक नहीं 2 गब्बर है इस बार। आगे चले। अरे आगे चलूं क्या? अरे 2 फॉर्मूले लिखने, कोई किताब नहीं छापनी है यहां पर। डन। चलो दूसरा, इसी में तो भैया मशीनरी अकाउंट बना के अगर मैं दिखा दूं। चलो बेटे मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। तुम्हारा फॉर्मेट है सिर्फ ओरली आंसर देना है, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारा 11-12 में ऑलरेडी कवर हुआ पड़ा है। आगे चले। सबसे पहले आपने एसेट खरीदी है कितना? 24,000 की, 1,000 के उसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस इनकर की। एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय 25,000 एंड बैंक अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय 25,000। लेजर पोस्टिंग करने के लिए क्या करोगे? मशीनरी अकाउंट को डेबिट कराओगे कितने से? 25,000 से मशीनरी अकाउंट को डेबिट करवा दिया। इतना ठीक है? साल भर कुछ कम ज्यादा हुआ? मतलब बाइंग और सेलिंग कुछ हुई नहीं, तो सीधे ईयर एंड पे आ जाओ। ईयर एंड पे पहला काम क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करो। कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे? 5,000 का लगा दिया बेटे डेप्रिसिएशन। इसके बाद क्या करना है? ईयर एंड हो गया। आपका अकाउंट कौन सा बेटे? मशीनरी अकाउंट। पर्सनल रियल की नॉमिनल अकाउंट? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बेटे क्लोज होंगे कि बैलेंस होंगे? बैलेंस होंगे। रियल अकाउंट को बैलेंस करोगे, क्लोजिंग बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करोगे। इतना ठीक है? डेबिट का टोटल कितना? 25,000। क्रेडिट का टोटल कितना? 25,000। बैलेंसिंग फिगर 20,000। नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड। इतना ठीक है? आगे चले। ठीक है। लो बेटे अगले साल के लिए यही तुम्हारा बनेगा ओपनिंग बैलेंस। कितना है? 20,000 का। सेकेंड ईयर में कोई बाइंग सेलिंग परचेसिंग सेलिंग कुछ हुई नहीं, तो सीधे ईयर एंड पे चले। पहला काम
डेप्रिसिएशन चार्ज करना, क्या करोगे 5000 से डेप्रिसिएशन चार्ज करो, क्रेडिट कराओ, किस्सा खत्म करो, आगे चले, डन। ओके, इसके बाद क्या करना है, अकाउंट को बैलेंस करना है। डेबिट का टोटल 20,000, क्रेडिट का टोटल 20,000, बैलेंसिंग फिगर 15,000। थर्ड ईयर के लिए अकाउंटिंग और कर दूं, आगे चलूं, अरे इतना ठीक है, चलो ठीक है। ये मेथड कौन सी थी आपकी, स्ट्रेट लाइन मेथड, समटाइम इट इज आल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन किस पे निकाला, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन पे, सेकंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन किस पे निकाला, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन पे। सो व्हेनेवर द डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड इट विल बी ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, देयरफॉर दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आगे चले, इसके बाद इसका एक और नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। व्हाई इट इज द स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि अगर मैं अपने पूरे के पूरे डेप्रिसिएशन के डेटा को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने जाऊं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जब तक आपकी मशीन चलेगी तब तक, और साथ में मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगा वो फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाया, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में 5000। तो अगर इन सारे डॉट्स को जोड़ के अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कौन सी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए इस मेथड का दूसरा नाम क्या पड़ गया, स्ट्रेट लाइन मेथड। हर साल लगने वाला डेप्रिसिएशन का अमाउंट एक जगह होगा, एक जैसा होगा, इसलिए इसको कई बार क्या कहते हैं हम लोग, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सी मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, क्योंकि एसेट की जो टोटल कॉस्ट है वो ऑन द इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ एक जैसी इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। आगे से इतना क्लियर है, पक्का, आगे चलो, यस सर आगे चलो। इसी के अंदर बेटे थर्ड केस था यहाँ पर कौन सा, कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला है स्क्रैप वैल्यू। कहीं ना कहीं तो आपके पास में एसेट की स्क्रैप वैल्यू होगी, पहले समझ लो, जल्दी मत करना, बाद में लिखना, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू को ये कहते हैं कि डिवाइडेड बाय कराओ किससे, कॉस्ट ऑफ एसेट से, और फिर इसका निकालो nth रूट। nth का मतलब कौन सा है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अब 4 साल की होगी तो रूट निकालना पड़ेगा किसका, 4 का। 6 साल होगी तो कितना निकालना पड़ेगा, 6th रूट। 10 ही अगर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होगी तो रूट कौन सा निकलेगा, रेस्ट सॉरी 1/10 रूट, इतना ठीक है, रेस्ट टू पावर 1/10, इतना क्लियर है। और इस टोटल को 1 में से माइनस करवा दो। इतना करवाने के बाद अगर परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करवा दो। दैट फॉर्मूला विल गिव यू द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन ये फॉर्मूला भी आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, इसलिए इसको समझना जरूरी है, ठीक। अगर मैं अपने क्वेश्चन को इसी डेटा के अंदर प्लॉट करूं तो बताओ बेटे स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 5000। स्क्रैप वैल्यू की जगह स्क्रैप वैल्यू 5000, कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, डिवाइडेड बाय 25,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 साल। तो 4th रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका बेटे कैलकुलेट करोगे तुम 4th रूट, और इस पूरे को किस में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है, ठीक है। ये लो बेटे 1 में से माइनस, परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100, इतना ठीक है। बताओ कैलकुलेट करके आंसर कितना आएगा, 5000 डिवाइडेड बाय 25,000, ये कितना हो गया 0.20, इतना ठीक है। आगे चले, अब 4th रूट निकालना है तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि एक बार अंडर रूट दबाओगे तो रेस टू पावर 1/2 आ गया, एक बार और इसका अंडर रूट निकाल दो तो ये आएगा रेस टू पावर 2, रेस टू पावर 4, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबके, पक्का। बाकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर तो और डिटेल में तुम सीख ही लोगे इसको, आगे चलो, ठीक है। इसको 1 में से माइनस करना है, तो अगर मैं -1 करा दूं तो आंसर कितना आ गया 33.125, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। तो अगर मैं इसको 33.125 कह दूं तो ये हो जाता है लगभग इंटू 100 कर दूं तो 33.13%, इतना आपका डेप्रिसिएशन हर साल लगना चाहिए, इतना ठीक है, पक्का। हाँ, तो अगर किसी को लिखना हो तो बेटे ये फॉर्मूला लिख लें, इतना ही फॉर्मूला तुम्हारे काम का है। ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही मुश्किल है कि ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, क्योंकि अगर 4 साल है, 2 साल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, 2 साल है, 4 साल है, 8 साल है, तब तक के लिए ठीक है, आप कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लोगे। लेकिन 10 साल आ गया तो फिर 10 साल का 10th रूट कैसे निकालोगे, वो दिक्कत है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। आगे चले आप, अगर बेटे इसी मेथड के हिसाब से मुझे यहाँ पर भी क्या बनाना हो, मशीनरी अकाउंट बनाना हो, तो सबसे पहले तुमने फर्स्ट ईयर में मशीन परचेस करी होगी, एंट्री क्या बनेगी, डेबिटेड टू बैंक अकाउंट बाय ₹25,000। लेजर पोस्टिंग करोगे तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पर कितने से डेबिट होना चाहिए, 25,000 से डेबिट होना चाहिए, इतना क्लियर है। साल भर में कोई और नई मशीन खरीदी है, बेची है, तो सीधे ईयर एंड पे चलो, काम पहला क्या होगा, डेप्रिसिएशन को चार्ज करोगे, ठीक। एंट्री क्या बनेगी डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, इतना ठीक है। तो जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो आपके मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए, इतना ठीक है।
बताओ बेटे फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट होगा? 5000, 25,000 का कितना परसेंट? 33%। मैं 33.12% को ओवर राउंड अप करके 33% ले रहा हूँ, कैलकुलेशन में इजी हो जाए इसीलिए, इतना ठीक है। तो 25,000 का 33% कितना हो गया? 8,250। क्लियर है इतना? पक्का? ईयर एंड हो गया, मशीनरी आपका रियल अकाउंट है तो अकाउंट को बैलेंस करोगे आप, अकाउंट को बैलेंस करोगे, डेबिट का टोटल 25,000, क्रेडिट का टोटल 25,000, बैलेंसिंग फिगर कितना? 16,750। यही नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा। कितना? 16,750। डन। सेकंड ईयर में कोई नई मशीन परचेस करी है? पुरानी मशीन बेची है? नहीं, सीधे ईयर एंड पे जाओगे। ईयर एंड पे क्या करोगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। बताओ सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? 5,527। 5,527 इतना पॉइंट को फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं अभी, तो इतना ही डेप्रिसिएशन लगाया ना। ये बेटे तुमने किस पे कैलकुलेट किया डेप्रिसिएशन? करंट ईयर का ओपनिंग या प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग? धोखे से मत बोल देना। असल में तुमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस पे। ये बात अलग है कि करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस किसके बराबर होगा? प्रीवियस ईयर के। सर दोनों में तो एक ही बात है ना, लेकिन आप भी कहीं की बात कहीं पे भी लेके चले जाते हो। नहीं बेटे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मेथड कौन सी है तुम्हारी? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब द वैल्यू आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट इज नोन एज रिटर्न। थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, एसेट की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो कौन सी होनी चाहिए? रिटर्न डाउन वैल्यू। तो कायदे से आपकी एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 25,000। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 16,750। और इसी पे आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, तो इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो अब हम लोगों ने आंसर निकालने के लिए अपना एक जुगाड़ बिठा लिया कि भैया डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है? ओपनिंग बैलेंस पे। लेकिन रियलिटी में आप ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर रहे। किस पे कैलकुलेट कर रहे हो? प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कौन सी है? वो है आपकी असल में रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, करंट ईयर में तो ये ओपनिंग बैलेंस है, इट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द करंट ईयर। कायदे से डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए। बात समझ में आ गई? तो दोनों के बीच में फर्क है और ये फर्क जब तक आप पैकअप नहीं करोगे, मैचअप नहीं करोगे, तब तक बेटे क्वेश्चन को पढ़ने में आपको दिक्कतें आती रहेंगी। आगे चले, तो निकालना हमको प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस पे, लेकिन हमारी अकाउंटिंग हमको इस बात के लिए अलाउ करती है कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस और करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस दोनों बराबर होंगे, इसलिए हम ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सो एट लास्ट वी आर कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट। इतना ठीक है, देयरफॉर दिस मेथड इज नोन एज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आगे चलो, लो बेटे सेकंड ईयर में बैलेंस कर दिया, अकाउंट को बैलेंस करा दिया, खत्म कर। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बेटे नाम ऐसा क्यों, समझ में आ गया? दूसरा एक काम और कर लेते हैं सर, इसको भी ग्राफ पेपर पे ही प्लॉट करके दिखाओ। तो मैंने कहा ये लो, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना, सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना। इसका एक नाम और भी है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नाम क्यों है? फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाया था? 8,250। सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में लगाते तो और कम हो जाता, फोर्थ ईयर में लगाते तो और कम हो जाता। तो हर बार अगर मैं देखूं तो ईयर बाय ईयर जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हैं वो ईयर बाय ईयर कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे एसेट पुरानी होती चली जाएगी, डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर कम होता चला जाएगा। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया यहाँ पर? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और तीसरा नाम क्या पड़ गया? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन अलोकेट करेंगे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो ईयर बाय ईयर क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। इतना ठीक है? पहले दोनों ही मेथड को मैं सामने रख लेता हूँ। सर दोनों में से कौन सी मेथड बढ़िया है, मेरा सवाल, जवाब बताओ। विच वन इज द बेटर? हाँ हाँ, अरे नेचर ऑफ द एसेट, बिल्कुल सही है, एकदम सटीक आंसर। ठीक है, अब नेचर ऑफ एसेट में कैसे आइडेंटिफाई करें? क्योंकि बात तो वही है ना, अपने ऐसे दोस्त से दूर रहो जो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है। तो अब नेचर, भाई नेचर भी तो फाइंड आउट करना है ना। हाँ, मतलब आंसर एकदम सही है भाई, सीधी बात है। एक नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा तो कोई आदमी रामायण थोड़ी लिखेगा वहां पे तो कोई लिखोगे ना। The method of depreciation is to be calculated on the basis of nature of asset and the nature of its use, ऐसे ही बोलोगे ना आप। अब नेचर कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस एसेट के ऊपर? अब बेटे मान लो मेरे को फोन आ जाता है अभी थोड़ी देर में, नवनीत सर आप अकाउंटेंट आदमी, इतने साल से अकाउंटिंग पढ़ा रहे हो, एक बात बताओ, हमने अपने प्रोजेक्टर पे, कैमरा पे, एसी पे, इस पे उस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, कौन सी मेथड लगाऊं? मैं बोल दूंगा सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा दो डेप्रिसिएशन।
फिर पूछेंगे वो डेस्क पे, बेंच पे, फर्नीचर पे, इस पे उस पे कौन सा डेप्रिसिएशन लगाऊं, बोल दूंगा स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर अगला सवाल क्या होगा, सर तुम भी फालतू आदमी हो यार, किसी भी कहते हो रिटर्न डाउन वैल्यू लगाओ, किसी भी कहते हो फिक्स्ड एसेट्स लगाओ, ये काम क्यों करवा रहे हो आप। मुद्दा तो यहां पर आता है ना, सवाल तो उठता ही है मन में। तो असल में इसका अगर देखना है कि सर कौन सी मेथड कब किस समय, दोनों मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दोनों मेथड अपने आप में बढ़िया है, लेकिन किस समय कौन सी मेथड बढ़िया है ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है, ठीक है ना। और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज पिक्चर में आती है जिसको कंसीडर करना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस। कौन से खर्चे, रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस। आगे चले, ठीक है। मान लेते हैं अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगाया था 5000, सेकंड ईयर में 5000, थर्ड ईयर में 5000, फोर्थ ईयर में 5000। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं या एक लाइन ड्रॉ करूं तो एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, यानी हर साल तुम्हारा डेप्रिसिएशन का खर्चा एक जैसा रहेगा। अगला खर्चा है जो आपकी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, वो है रिपेयर का खर्चा। जब एसेट नहीं होती तो रिपेयर के खर्चे कम होंगे कि ज्यादा। एसेट जब नहीं होगी, एकदम न्यू होगी, नहीं खरीदी एसेट, तो रिपेयर के खर्चे कम होंगे कि ज्यादा। डेफिनेटली थोड़ा सा अगर खर्चा बढ़, मतलब कि अगले साल फिर रिपेयर के खर्चे बढ़ जाएंगे कि उतने ही रहेंगे, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। तो रिपेयर का खर्चा ईयर बाय ईयर क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। आपका जो डेप्रिसिएशन का खर्चा ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजोगे आप, और रिपेयर का खर्चा ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजोगे, तो दोनों खर्चे अल्टीमेटली कंबाइंडली कहां ट्रांसफर होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड खर्चा इंक्रीज होगा कि उतना ही रहेगा। टोटलिटी में अगर देखा जाए दोनों को मिला के, तो हर साल आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो टोटल एक्सपेंस चार्ज करेंगे वो तो ईयर बाय ईयर आपका इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस तो कांस्टेंट है, लेकिन रिपेयर का खर्चा जो बढ़ेगा वो तो टोटल एक्सपेंडिचर को अपने साथ बढ़ा के लेके चला जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में ईयर बाय ईयर निकलने वाला तुम्हारा प्रॉफिट सही होगा या गलत होगा, पर वैसे तो प्रॉफिट सही होगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते समय हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है पता करना कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग मार्जिन हमारे इंप्रूव हुए कि नहीं हुए। ऑपरेटिंग मार्जिन की सही पिक्चर नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप अपने फिक्स्ड एसेट्स के खर्चे को ही हर साल बढ़ा रहे हो। सोचो ना बेटे, 2 साल जिसमें इनकम एक जैसी रही, खर्चा भी एक जैसा रहा, तो 2 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी तो एक जैसा दिखना चाहिए। लेकिन सेकंड ईयर में तो टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एसेट बढ़ा दिया आपने, तो सेकंड ईयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या दिख रहा है, कम। तो कोई भी आदमी क्या सोचेगा, अभी बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी खत्म है बॉस, हर साल इनका प्रॉफिट डे बाय डे बेसिस पे कम होता चला जा रहा है। समझ में आ गई बात। तो यहां पर रिपेयर का खर्चा कहानी गड़बड़ कर देता है, किसके साथ में, स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ में। और ये एडवांटेजेस हो जाता है किसके लिए, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के लिए। अब ये एडवांटेजेस क्यों हो जाता है, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो हर साल डेप्रिसिएशन कैसा रहेगा, ईयर बाय ईयर कम होता चला जाएगा। ऐसे ही होगा ना डेप्रिसिएशन, ईयर बाय ईयर इट इज कीप ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन रिपेयर का खर्चा क्या होगा, रिपेयर का खर्चा तो हर साल इंक्रीज होने वाला है। अब रिपेयर का खर्चा अगर आपका हर साल इंक्रीज होगा तो इंडिविजुअलिटी में देखा जाए तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, रिपेयर का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन टोटलिटी में देखा जाए तो लगभग एक जैसा ही रहेगा। क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का खर्चा ज्यादा था तो रिपेयर का खर्चा कम था, सेकंड ईयर में रिपेयर का खर्चा बढ़ा तो ये कंपनसेट किससे हो जाता है, डेप्रिसिएशन से, फिर थर्ड ईयर में और बढ़ेगा तो ये किससे कंपनसेट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन से। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है वो क्या रहेगा, लगभग कांस्टेंट रहेगा। तो सोचो ना, 2 साल ऑपरेटिंग इनकम एक जैसी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक जैसे, और टोटल खर्चा भी जो ट्रांसफर हुआ है वो एक जैसा ट्रांसफर हुआ है, तब यहां पर आपको ऑपरेटिंग मार्जिन को कंपेयर करना आसान हो जाता है। इसीलिए बेटे यहां पर जानकार ये मानते हैं, एक्सपर्ट से कहते हैं कि बढ़िया मेथड कौन सी है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इज बेटर देन स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन प्रॉब्लम किसके कारण हो रही थी, रिपेयर के एक्सपेंसेस के कारण। यही एक प्रॉब्लमेटिक एरिया था ना। मैंने कहा मान लो कोई एसेट ऐसी है जिसमें रिपेयर का खर्चा लगना ही नहीं है, तो फिर तो बढ़िया मेथड कौन सी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में फिर यहां पर डिसाइड हुआ कि किन एसेट्स के ऊपर किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। तो इन्होंने कह दिया भैया सुनो, कोई भी अगर ऐसी एसेट है जिसपे रिपेयर एंड रिन्यूअल का एक्सपेंस नहीं के बराबर है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जैसे तुम्हारा फर्नीचर है जिसपे तुम बैठे हो, ये फर्नीचर कह लो। अब बेटे को यहाँ पे नवनीत अग्रवाल आके इसके ऊपर खड़े होकर नाचने तो सुनाइए कि टूट फूट जाएगा, रिपेयर ज्यादा करवानी पड़ेगी, ठीक है। या तो तुम बेटे अगर मैं कहूंगा चलो आज पार्टी करेंगे, तो तुम बेटे ऐसा तो है नहीं कि वहीं पे खड़े होकर नाचना चालू कर दोगे, तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अगर फर्नीचर की बात की जाए तो इस पर रिपेयर एंड रिन्यूअल का खर्चा नहीं के बराबर होने वाला है, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बढ़िया मेथड कौन सी है, स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन अगर मैं जितने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से इसकी बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ में 2 प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम
इनका रिपेयर एंड रिन्यूअल का खर्चा विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता चला जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इनके अंदर ऑब्सोलेंस का प्रॉब्लम सबसे पहले आता है। अभी तो 40,000 रुपए का कैमरा लगा दिया अपन ने, ठीक है, लेकिन कल को अगर पता चला कि इससे भी हाई पावर्ड कैमरा आया है बॉस, अब हैंकर क्लियरिटी आती है उसमें, लेकिन पाइप का साइज भी छोटा बनता है उसमें। अगर मान लो ये सारी बातें आ जाए, कोई एडवांस कैमरा आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस कैमरे की कीमत तुरंत खत्म हो गई, इसको तुरंत रिप्लेस कर दिया जाएगा यहां से। तो ऑब्सोलेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कहीं पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी नया मॉडल आएगा, पुराने मॉडल की मार्केट वैल्यू एकदम से कम हो जाएगी, रिपेयर के खर्चे इनके साथ में कंटिन्यूसली बढ़ने वाले हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स वगैरह जो हैं, उनके लिए बढ़िया मेथड कौन सी है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड इज सूटेबल। अब ये सूटेबल क्यों होती है? इसीलिए क्योंकि पहले तो रिपेयर का खर्चा दिन ब दिन बढ़ने वाला है, उसको कौन कंपनसेट कर देगा? डेप्रिसिएशन। और दूसरा, ऑब्सोलेंस का प्रॉब्लम क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि इनिशियल ईयर में, सोच के देखो बेटे, सेम डेटा था तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया था? 20%। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया? 33%। ऐसा नहीं लग रहा? लगभग 50% डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा रहे हो आप। तो इनिशियल ईयर में आप हाई डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे, इनिशियल ईयर में हैवी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दोगे आप। तो कल को अगर ऑब्सोलेंस के कारण एसेट की मार्केट वैल्यू एकदम से गिरी भी, तब भी हमारी एसेट की बुक वैल्यू लगभग किसको रिप्रेजेंट करती रहेगी? मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती रहेगी। तो इसीलिए जिन एसेट्स के अंदर, अगर मैं आपसे कहूं कि जिन एसेट्स के अंदर रिपेयर एंड रिन्यूअल का कोई खर्चा नहीं है, जिन एसेट्स के अंदर ऑब्सोलेंस का कोई इंपैक्ट नहीं आता, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है, उनके लिए बेस्ट मेथड कौन सी है? स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन जिनके अंदर रिपेयर का खर्चा रेगुलर बेसिस पर बढ़ते जाने वाला है, जिन एसेट्स की मार्केट वैल्यू हाईली फ्लक्चुएटिंग है, या जिन एसेट्स के अंदर ऑब्सोलेंस का खर्चा ज्यादा है, ऑब्सोलेंस का डर ज्यादा है, उनके लिए बेस्ट मेथड कौन सी है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। इतना क्लियर है? पक्का समझ में आ गया यहां तक? तो ये हो गया बेटे तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म। कल प्रैक्टिकल पार्ट को खत्म करेंगे, ठीक है? अच्छा बेटे, मैं एक आंसर शीट अपलोड कर रहा हूं। मेरे हिसाब से तो आंसर शीट अपलोड हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है, तो शायद कुछ टेक्निकल रीजन हो सकता है उसका। तो मैं संडे को ही पेपर दिया, सैटरडे को दिया था। कब दिया था? सैटरडे को जो पेपर हुआ था, सैटरडे के पेपर की आंसर शीट में आपको अपलोड कर दे रहा हूं, जो मेरे पास में फिलहाल अवेलेबल है। एक बार क्रॉस चेक लेकिन कर देना कि आंसर शीट वही है कि नहीं है, नहीं तो फिर मेरे को इसकी नई आंसर शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है? मेरे पास में फिलहाल जो अवेलेबल आंसर शीट है, वो अवेलेबल आंसर शीट बेटे मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं, ठीक है? हाँ बेटे, सजेस्टेड आंसर मैंने अपलोड कर दिया है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। क्रॉस चेक करके बेटे बता देना कि ये आंसर शीट इसी की है कि नहीं है। चलो बेटे, बाय बाय। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बाय बाय, ऑफलाइन वाले बाय बाय, कल मिलेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और, ए बेटा सुनना इधर पहले। हाँ, मैंने लगभग सारी की सारी थ्योरी कवर कर दी आपको। मॉड्यूल से एक बार जितनी थ्योरी मैंने आपको समझाई है, वहां तक जरूर पढ़ लेना उसको आप, ठीक है? एक बार रीडिंग कर लेना कि कम से कम ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि भैया हमने यहां तक पढ़ लिया है, ठीक है? बाय बाय।